हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2023 में जेकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, उसको हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये किस किस के लिए हेल्पफुल है? ऑब्वियसली ये यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है। एजुकेशन का पेपर है तो एजुकेशन सब्जेक्ट जहां भी आता है, चाहे वो पीजीटी एजुकेशन हो, चाहे अब जो कि जेकेपीएससी का है तो जेकेपीएससी का जो अभी लेक्चरर का एग्जाम होना है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके जो एसएसबी पीजीटी वाले एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके सेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो एजुकेशन जहां पर भी आ गया एज अ सब्जेक्ट, वहां पे मोर और लेस सिलेबस आपको सेम ही देखने को मिलता है। तो सब जगह पे आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। आप इन क्वेश्चंस से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप एक पेन पेपर भी लेके बैठ सकते हैं ताकि 120 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं वो आप पता कर सकें और आपको आइडिया हो जाए कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो याद हैं नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आ रखे हैं या नहीं है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। सो बेटर कि आप रिव्यू करें, अपने आप को अपने एनालाइज करें और 1 से 120 तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने पेन पेपर लेके लिखें। और उसके बाद जो है आप मतलब ऑब्वियसली साथ साथ ये भी देखोगे गलत है कि सही, तो कितने गलत और कितने सही आपके निकलते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, खुद को ही बता लीजिएगा अगर कमेंट ना भी करो तो। ओके, पहला क्वेश्चन है, थियरीज हैं और साइकोलॉजिस्ट का नाम है। अच्छा ओके, एक और चीज, जिन बच्चों को ये नोट्स में ऑलरेडी मिल रखे हैं, जेकेपीएससी वाले बच्चों के पास ये पेपर गए हुए हैं, ठीक है। सो ये पीडीएफ गई हुई है ऑलरेडी 5000 प्लस जो क्वेश्चंस हैं उनमें। सो वहां पे ये वाला और 2016 वाला जो पेपर है उसमें अगर आपको लगे कि आपके पीडीएफ में छोटी मोटी कोई गड़बड़ है तो आप वीडियो से कंफर्म रखिएगा, यानी वीडियो में जो चीजें होंगी वो फाइनल मान के चलिए। ओके, थियरीज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज थियरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट और सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात लेवे वाइगोट्स्की ने की है, बायो इकोलॉजिकल मॉडल की बात ब्रोनर ने की है। आई होप आपको पता हो इकोलॉजिकल मॉडल, जिसमें माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम उनकी हम बात करते हैं। स्टेज थियरी जो है वो अपने कोलबर्ग की आ जाएगी और नहीं, मोरल डेवलपमेंट की आएगी स्टेज तो, हाँ मोरल डेवलपमेंट। और एरिक एरिक्सन की अपनी क्या आ जाएगी जी, साइको सोशल स्टेज की थियरी। डीसीबीए फर्स्ट आंसर। ठीक है, Which of the following is not true in context of social cognitive theory? Social cognitive learning theory भी बोलते हैं कई बार, तो SCLT भी बोलते हैं इसको, SCT के साथ साथ। ओके, सो वो आपसे पूछिए कौन सी है ये। ऑब्वियसली अपनी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी है ये, एंड अल्बर्ट बंडूरा वाली थियरी। तो नोट पूछा है कौन सा सही नहीं है। और कॉग्निटिव फैक्टर्स आर अननेसेसरी इन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग। Observing another person, a model, reinforced or punished, can have similar effects on the observer's behavior. Cognition has significant role in the process of learning. Factors such as belief, expectation, perception of self प्ले रोल इन लर्निंग। तो लर्निंग में ये फैक्टर्स ऑब्वियसली हर एक फैक्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कॉग्निशन जो है वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा जब आपकी लर्निंग की प्रोसेस की बात आएगी। और ये तो हम बंडूरा की थियरी में मॉडल, मॉडलिंग, पर्सन ये तो बात करते ही हैं। कॉग्निटिव फैक्टर्स अननेसेसरी हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सही नहीं होगा जी, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, In which stage of cognitive development, according to Piaget, children can understand the conservation? I think मैंने notes में ये conversion लिखा हुआ था, कन्वर्सेशन करके। सो इट्स लाइक एस और बी जो है वो रिप्लेस हो रखे, तो प्लीज ठीक कर लीजिएगा उसको। ठीक है, इन क्योंकि टाइप करते टाइम होगी गड़बड़ और मैंने अब जो है एक्चुअल में पढ़े हैं ये। इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के बच्चे जो हैं, यानी पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं वो कंजर्वेशन समझ सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं चीजों को एक्शंस में। सो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल तक आप पहुंचे नहीं हो। कंजर्वेशन की जहां तक बात आएगी तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो आपकी सही रहेगी। ओके, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दे रखे हैं, साइकोलॉजिस्ट दे रखे हैं, फेमस नाम है, आई होप आपने सुन रखे हो। नहीं सुन रखे हो दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल, आपको बेसिक्स नहीं पता है। ओके, सो आप जाके एक बार 10 मैराथन देख लीजिए जो हमने नेट के पेपर के लिए कर रखी है। ओके, या फिर बाकी पीवाईक्यूज देख लीजिए, वहां से भी समझ आ जाएगा। सो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, हावर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी है जी,
है क्या? ये रही जेनेटिक और स्पेसिफिक। यूजुअली उन्होंने जनरल और स्पेसिफिक बोला था, बट इस पेपर में जेनेटिक लिखा हुआ है, तो सी के साथ जाएंगे हम। देन फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी, वो अपनी कैटल की है, सो कैटल एंड होन, रेमंड कैटल एंड जॉन होन। मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर की है, और स्टर्नबर्ग की में हम एनालिटिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सो ए बी डी सी फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट दो स्टेटमेंट दे रखी है रेनफोर्समेंट के बारे में। तो स्किनर में हमने पढ़ा है रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर। तो बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जब रेनफोर्समेंट की बात आ गई तो वो स्ट्रेंथन ही करेगा बिहेवियर को, ये बात ठीक है। Teacher can strengthen the desired behavior by removing something aversive as the behavior occurs. हाँ, आप कुछ गलत जो हो रहा है, एवर्सिव जो है, उसको रिमूव करके भी चीजें कर सकते हो सॉर्ट, तो ये बात भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है जी। ओके, read the following statement about child development. Children construct their own cognitive worlds, building mental structures to adapt to the world. तो वो अपना cognitive world खुद जो है वो construct करते हैं, mental structures खुद adapt करते हैं. Okay, cognitive experiences and stimulation do not affect a child's thought process, इंटेलिजेंस एंड यूज ऑफ लैंग्वेज नहीं। कोग्निटिव एक्सपीरियंसेस और जो स्टिमुलेशंस हैं वो अफेक्ट करेंगे बच्चे को। इनफैक्ट हर चीज अफेक्ट करती है बच्चे को, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं अफेक्ट करेगी, राइट? सो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स या हेरिडिटी फैक्टर्स सब कुछ अफेक्ट करेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जी, दूसरी गलत है। ओके, सो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following is true in case of componential आपका कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस? ओके, सो इसमें हम एनालाइज कर रहे हैं, एबिलिटी टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू सोल्व। कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल भी बोलते हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ओके, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इंटीग्रेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन ओरिजिनल वे टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। जरूरी थोड़ी है नई ही हो, राइट? आप इंटीग्रेट कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। Ability of a person to think critically and analytically and succeed in study. Ability of a person to deal with environment demands encountered on daily basis. It has meta or higher order component which involves planning concerning what to do, how to do. So क्या क्या चीजें होंगी? तो जब आप एनालाइज कर रहे हो, एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है, तो देखो ये तो अलग था, ये न्यू डिस्कवरीज वाला तो फॉर श्योर नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो भी हमारा आंसर आ गया 1, 3 एंड 5। ओके, सो फर्स्ट में क्या था, आप एनालाइज कर रहे हो, देन आप सेकंड वाला हमारा गलत हो गया, थर्ड में क्रिटिकल और एनालिटिकली आप काम कर रहे हो, सोच रहे हो, सक्सीड कर रहे हो चीजों में, एंड देन आगे आपका मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स की बात हो रही है। ओके, सो ये क्या है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एबिलिटी टू एनालाइज, इवेल्युएट एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, किसकी हेल्प से? लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स की हेल्प से। ओके, तीन टाइप के मेंटल प्रोसेसेस यूजुअली होते हैं, मेटा कंपोनेंट्स, देन आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ओके जी, metacognition is higher order knowledge about how own thinking. Okay, in this context which of the following are most appropriate? अबाउट योर ओन थिंकिंग, हाउ नहीं, अबाउट योर ओन थिंकिंग, तो खुद के बारे में ही, खुद की थिंकिंग के बारे में ही फर्दर सोचने को ही हम मेटा कोग्निशन, यानी हम कोग्निशन अबाउट कोग्निशन, या जैसे मेटा कम्युनिकेशन होता है तो वी से कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। तो आप जो है थिंकिंग के बारे में, यानी जो आपकी चीजें उन्हीं के बारे में फर्दर सोच रहे हो। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या क्या चीजें रहेंगी? मेटा कोग्निशन इन्वॉल्व्स ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, जैसे डेक्लरेटिव, प्रोसीजरल और सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज। तो वही आप खुद के बारे में, सेल्फ रेगुलेशन के बारे में, प्रोसीजरल नॉलेज, डेक्लरेटिव नॉलेज, सो ये मेटाकोग्निशन में आती है। ओके, नहीं पता तो अब पता होना चाहिए आपको। मेटाकोग्निशन इज नॉट अ स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन टू यूज, नहीं, ये तीनों तो आ गई ना, तो ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन टू यूज दीज टाइप ऑफ नॉलेज। Metacognition is an ability to manage your own cognitive processes like comprehension, problem solving. Sounds good, सही है। Metacognition regulates thinking and learning, also includes knowledge about the value of applying cognitive strategies in teaming. Then है metacognition regulate essential skills like planning, mentoring, evaluating, and we are always conscious about our routine habits and actions.
हर बार थोड़ी ना कॉन्शियस होते हैं हम, हर टाइम थोड़ी ना, वी आर नॉट ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट रूटीन हैबिट्स ना। सो 1, 3 और 4 जो है वो सही आंसर होगा। ओके, सो ये ऑलवेज जैसे जो वर्ड है वहां पे आप थोड़ा सा पकड़ सकते हो चीजें। सो मेटाकॉग्निशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन्स ओन थिंकिंग प्रोसेस, डेक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और आपका सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज इसके अंदर आ जाएंगे। If Sujit is an emotional intelligent person, then which of the following statement would be the most appropriate to him? तो अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो कौन कौन सी चीजें सही हैं उसके लिए? ही हैज एबिलिटी टू इन्फॉर्म टू इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, एफिशिएंटली एंड इमोशनली. He is emotionally balanced and advanced level of original and creative thinking. He has strong emotions and advanced logical thinking, questioning and problem solving. He has a set of skills that underlie accurate appraisal, expression and regulation of emotion. So देखो emotionally intelligent person की बात हो रही है. So emotionally advanced level पे original thinking, creative thinking, ये क्या ही बात आ गई. यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, ability to information accurately, efficiently and ability to manage something, कुछ तो आएगा शायद. ठीक है, ओके, ही हैज अ सेट ऑफ स्किल्स. तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन और रेगुलेट कर पा रहा है इमोशंस को. तो सबसे ज्यादा इमोशंस पे फोकस लास्ट वाली लाइन में है, विच इज राइट. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Who founded the person centered counseling approach? तो person centered counseling approach जो है वो किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने, एल्फ्रेड एडलर ने. एल्फ्रेड एडलर बात करते हैं सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, वो ध्यान रख सकते हो. सिगमंड फ्रॉइड जो है वो बात करते हैं आपके लर्निंग की, पर्सनैलिटी पर, ईगो, सुपर ईगो की, और उसके साथ साथ आपकी डेवलपमेंट की थियरी की. ओके, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की. कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो. अब्राहम मैस्लो किसकी बात करते हैं? हायरार्की ऑफ नीड्स की, जो मोटिवेशन में इंक्लूडेड रहती है मेजरली, या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बात करते हैं हम अब्राहम मैस्लो की. तो आंसर आपका कार्ल रोजर्स रह जाएगा, बिल्कुल क्लियर विनर. ओके, Which of the following is not true in context of humanistic approach? तो कौन सा इनमें सही नहीं है? Humanistic approach से related. It emerged in rebellion against behavioral and psychodynamic psychologists. It is alone in the major psychological approaches in emphasizing the positive aspect of human nature and adopting positive attitude towards positive attitude. Okay. Individual experiences and aspects of experience like self, peak experience and spirituality are insignificant. Many humanistic ideas, particularly those bound the development of self, are extremely cultural bound and cannot easily applied to a range of societies or historical periods. तो ये आपसे नोट ट्रू पूछा है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, आंसर आपका सी हो जाएगा जी. ठीक है, सो ये नहीं है सही. सो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस या जो एस्पेक्ट्स है ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, सो इनसिग्निफिकेंट इज द कैच वर्ड अगर आपने पकड़ा होता तो. Which of the following is not true in case of guidance? जब आप किसी को गाइड करते हो तो कौन सी चीज सही नहीं है? Continuous service required at every stage for every person. It is a positive program geared to meet the needs of all people. It is required only in problematic situation and abnormal people. Only, all. It is remedial in nature, helping person deal with problems and conflicts in his or her life. Remedial है. It is more information oriented and addresses the developmental issues. तो देखो दो ही चीजें सही नहीं है. नोट ट्रू आपसे पूछा है, ट्रू नहीं पूछा. तो कौन सा सही नहीं है? तो देखो ओनली वाली स्टेटमेंट, एक तो थर्ड कि इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन प्रॉब्लमेटिक. नहीं, गाइडेंस तो आप इन जनरल भी लेते रहते हो. ठीक है, किसी दोस्त ने आपको गाइड कर दिया, मम्मी पापा ने गाइड कर दिया, तो गाइडेंस तो नॉर्मल सिचुएशन में भी होती है. सो थर्ड तो फॉर श्योर सही नहीं है. ओके, यहीं से ही आपका आंसर आ गया. ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ तो ये ट्रू नहीं है इन केस ऑफ गाइडेंस. ओके, सो इट इज रेमेडियल इन नेचर, हेल्पिंग पर्सन डील विद प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. तो वो यूजुअली काउंसलिंग होता है जब प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाती है. ओके, और इन प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट में मेजरली हम मेंटल हेल्थ से या मेंटली जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड मानते हैं हम काउंसलिंग में. Psychotherapy emphasizes on which of the following issues? It does not need long-term relationship with the patient, focus on reconstructive change.
It focuses on serious problem associated with intra-psyche and internal and personal issues and conflicts. Trained psychotherapist is needed to aid patient in problem of living. Then है मतलब ट्रेन साइकोथेरेपिस्ट होना चाहिए और सीरियस प्रॉब्लम्स के ऊपर ये मेजरली फोकस करती है जो इंटरनली आप फेस कर रहे होते हो. प्रोवाइडेड इन आउट पेशेंट सेटिंग फॉर माइनर प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लिविंग्स. ओके, 2 या 3 ऑप्शन यहाँ हो सकते हैं. तो ट्रेंड की तो जरूरत पड़ती है साइकोथेरेपी में, ठीक है, और सीरियस प्रॉब्लम्स पे भी फोकस रहता है. तो सेकंड और थर्ड तो फॉर श्योर सही है. सेकंड और थर्ड यानी कि ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट आउट हो गए. ओके, अब बचा ये कि फोर्थ सही है या नहीं है. प्रोवाइडेड इन आउट पेशेंट सेटिंग फॉर माइनर प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लिविंग. रोज रोज की छोटी मोटी चीजों से तो नहीं डील करेगा ना साइकोथेरेपी. तो साइकोथेरेपी इस पे नहीं एम्फसाइज करता जी. आंसर सेकंड एंड थर्ड ही रहेगा. ओके, सो मेजर इशू के टाइम पे हम फोकस करते हैं और उसी सीरियस इशू पे, सीरियस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, ना कि डेली लाइफ में जो चीजें हो रही होती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लगा लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन. ओके, learning disability may observed as a distinct handicapping condition in children of average intelligence to superior intelligence. Large number of learning disabled students are dyslexic. It refers to a heterogeneous group of disorders inherent in child. They do not have problem of poor motor coordination and poor manual dexterity. देखो नोट पूछा है, ठीक है, नोट मतलब जो नहीं है, बट हो सकती है ना पुअर कोऑर्डिनेशन वाली. तो ऊपर वाली में हो सकता है आपको डाउट हो, बट ये तो आप फॉर श्योर होने चाहिए कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन या मैनुअल डेक्सटेरिटी जो है वो नहीं होगी. ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हो सकती है ये प्रॉब्लम. ओके, कि मोटर कोऑर्डिनेशन पुअर हो, ये पॉसिबल है. हमने पढ़ा भी है. हमने कौन कौन से पढ़े हैं? डिसलेक्सिया पढ़ा है. डिसलेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर है. डिस्ग्राफिया में लिखने वाला राइटिंग डिसऑर्डर है. डिस्कैल्कुलिया में मैथमेटिकल डिसऑर्डर, और डिस्प्रैक्सिया में मोटर कोऑर्डिनेशन का डिसऑर्डर है. तो क्यों नहीं है? ओके, सो डी वाला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जी, बिकॉज इन्होंने डोंट यूज किया और ऊपर भी नोट यूज कर दिया. ओके, UNCRPD, सेलेमन का स्टेटमेंट, PWD एक्ट, RCI एक्ट. इजीएस्ट क्वेश्चन एवर. PWD एक्ट तो सारी दुनिया को, छोटे बच्चे को भी पता होगा. यहीं से ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा था 1995. आंसर बी, ठीक है. सो UNCRPD अपना 2006, सेलेमन का स्टेटमेंट आपका ये 94, डी आ गया, और RCI एक्ट जो है वो 92. ओके, चलिए ये है ना BDAC. The Institute, National Institute for the Empowerment of Person with Intellectual Disability, NIEPID, ये कहाँ लोकेटेड है वो पूछा है. सो 9 इंस्टीट्यूट्स हैं. UPHESC का पिछला पेपर जब सोल्व करवाया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 9 इंस्टीट्यूट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लिख लेना. ओके, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये आंसर पता हो. कोलकाता, न्यू दिल्ली, देहरादून या फिर सिकंदराबाद. तो आंसर क्या हो जाएगा जी? एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सिकंदराबाद आंसर हो जाएगा. ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज केम अप एज एन इंटरवेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, और आपका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो देखो इंक्लूसिव एजुकेशन, जब तक 1986 की बात थी तब तक इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे फोकस था. सो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वहां पे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड सेकेंडरी स्टेज पे नजर आएगी, क्योंकि माध्यमिक है. ओके, तो सेकेंडरी लेवल पे है. Which of the following is not true in context of inclusive education? A process of addressing and responding to the diversity of needs of all the learners through increasing participation in learning. देखो अगेन नोट ट्रू पूछा है, तो ये नोट दिख जाए वो याद रखना. कहीं नोट देखो ही ना और जो सही स्टेटमेंट लगे उस पर टिक कराओ. ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी सही नहीं है? It is right based and follow the social model of disability. Inclusion acknowledges that learning cannot take place in every setting. इंक्लूजन बोलता है हर सेटिंग में इंक्लूजन होएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक सेटिंग में पॉसिबल नहीं है. ओके, सो इंक्लूजन ये कोई बात नहीं हुई. इट डजंट एक्नॉलेज दिस कि भाई ठीक है नहीं है पॉसिबल हर एक सेटिंग में, हमें हर एक सेटिंग में पॉसिबल करना है. सिस्टम इज चेंज्ड टू अकोमोडेट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी. तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सिस्टम बदल रहा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चा बदल रहा था.
एज पर द सिस्टम, यहाँ पे है सिस्टम बदलेगा एज पर द चाइल्ड्स नीड, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ये गलत है जी, सही नहीं है। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन हैज इट्स ओरिजिन, तो कहाँ पे है इसका ओरिजिन फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन का? ह्यूमनिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। सो ह्यूमनिज्म साउंड कर रहा है बिकॉज इंक्लूजन की फिलोसफी में सबकी बात हो रही है ना, सबको इंक्लूड करना है, तो सबको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करोगे आप, इस चीज से ध्यान रख सकते हो। ओके, सो ह्यूमनिज्म की फिलोसफी में आपको इंक्लूजन नजर आएगा। डिवाइसेस एंड चैलेंजेस और दूसरी लिस्ट है डिसेबिलिटीज की। देन प्रॉब्लम इन रीडिंग, तो रीडिंग में तो डिसलेक्सिया, ये तो सबको पता है, बेसिक है, यहीं से ही आ गया आंसर। तो आवाज ऐप जो है वो ऑटिज्म, आवाज ऑटिज्म के लिए है ताकि वो बोलना सीख जाए बच्चे। देन डेफिसिट इन रिटन लैंग्वेज, तो ये आपका डिस्ग्राफिया हो गया। एंड देन आपका JAWS और डेजी प्लेयर जो है ये विजुअल इंपेयरमेंट के बच्चों के लिए हो गया। ओके, Sugamya Abhiyan is a program to make Sugamya, okay, easy access to education and employment facilities to person with disabilities across India, to aware the society, to create accessible physical infrastructure, keeping in view the concerns of person with disabilities, to create accessible transport facilities to people with disabilities throughout the country, to modify and upgrade three verticals verticals for providing universal access to information and communication technology, transport and environment. सो सुगम्य है यानी इजी तो आप कर रहे हो, तो एक्सेसिबिलिटी की बात तो आएगी, पर क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक बात आएगी? नहीं, आंसर डी रहेगा। इसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं। तीनों वर्टिकल में बात कर रहा है ये, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरमेंट, तो तीनों चीजों पे। ओके, तो ये तीन वर्टिकल्स जो है उनकी बात हो रही है, उनको मॉडिफाई और अपग्रेड करने की बात हो रही है। अच्छा, सुगम्य, ये जो आपका सुगम्य अभियान है या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, ये कौन से साल में आया था ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बैरियर फ्री एक्सेस रेफर्स टू, तो बैरियर फ्री एक्सेस का क्या मतलब है? यूनिवर्सल एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन विद इन स्कूल, मॉडिफिकेशन इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, modification in educational material, services, curriculum, teaching learning process, providing transport facilities to all students. तो बैरियर फ्री में सारे तरीके के बैरियर आ गए ना कि सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, हमें हमारे सारा तो हम मॉडिफाई करेंगे इन सारी चीजों में, वो बैरियर फ्री वाली बात आ जाएगी। ओके, सिवियर डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? डिसेबिलिटी विद 80%, 40%, 100% इन मोर ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। नहीं, सिर्फ ज्यादा मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी को हम सीवियर नहीं बोलेंगे। 100% हो ही गया तो फिर तो चांस ही नहीं बचा ना ठीक करने का, तो सीवियर में तो फिर भी चांस होता है ठीक का। सो 40% तो बेंचमार्क होता है, 40% से ऊपर में आप आते हो जब आप जो है डिसेबल्ड माने जाते हो, अगर बेंचमार्क डिसेबल्ड देखा जाए तो। सो 80% वाला आंसर रहेगा जी। सो डिसेबिलिटी विद 80% दैट मीन्स वो सिवियर डिसेबिलिटी है। ओके, Which of the following prominently advocates inclusion of transgenders in school education? तो ट्रांसजेंडर के इंक्लूजन की बात कौन से में की गई है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, 1986, 1993 की यशपाल कमेटी की रिपोर्ट और 2020 की पॉलिसी। सो प्रोमिनेंटली एडवोकेट कर रही है इंक्लूजन किसका? ट्रांसजेंडर्स का, तो आंसर 2020 रहेगा। अभी नई चीजें हैं ये, जिसमें हम थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, LGBTQ इन सबको अपने राइट्स जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है जो उनको काफी पहले मिल जाने चाहिए थे, तो वो अभी रिसेंट वाली जो 2020 की पॉलिसी है उसमें बात की गई। Which of the following is not related with Right to Education Act 2009? सो प्रोविजन, नोट पूछा है, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर बेटर फैसिलिटीज, डेवलप एंड इंप्लीमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इंश्योर द एंट्री ऑफ चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट फैमिली, ठीक है। तो आप इंश्योर करोगे, डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, प्रोविजन, ठीक है, ये तीनों चीजें। बट कभी भी आप जो है कोई भी एक्ट ये नहीं बोलता हुआ नजर आएगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आप एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दो, नहीं। हमने गवर्नमेंट वाली है जो पब्लिक है, पब्लिक फॉर्म में है एजुकेशन, उसी पे ही बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। सो ये ग्रेजुअल शिफ्ट वाली बात कोई भी एक्ट नहीं बोलता हुआ नजर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ना कभी 2020 में ये बात बोली जाएगी, ना किसी और जगह पे ये बात बोली जाएगी।
Ralph Tyler promoted behaviorist model and stressed upon the importance of specific objectives in context of his theory. Read the two statements below and choose the correct. Okay, Ralph Tyler के according और वो भी behaviorist model वाली और importance of specific objective. Learning experience is interaction between the learner and the external conditions in environment to which he or she can react. Okay, learning takes place through active behavior of student. स्टेटमेंट्स तो सही साउंड कर रही हैं, दोनों सही हैं जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कोई गलती है ही नहीं स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम एंड करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम के बारे में ये बोल रहे हैं कि करिकुलम इज द सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज विच आर डिजाइंड टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर एजुकेशनल पॉलिसी। ओके, एजुकेशनल पॉलिसी के लिए तो और भी चीजें होती हैं, सो पर्टिकुलर एजुकेशनल पॉलिसी एक डाउटफुल चीज हो सकती है यहाँ। Curriculum framework is a plan that interprets educational aims vis-a-vis both individual society to arrive at an understanding of kind of learning experience स्कूल मस्ट प्रोवाइड टू चिल्ड्रन। तो जो स्कूल को एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए वो सारी चीज़ें भी ये इंटरप्रेट करता है, एजुकेशनल एम्स में इंटरप्रेट करता है, तो सारी चीज़ें करिकुलम फ्रेमवर्क में आपको देखने को मिल जाती हैं। सो देखो, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को बहुत ब्रॉड वे में देखूं तो ये सही हो सकती है, लेकिन आपकी ऑफिशियल आंसर की में आंसर इन्होंने सी दे रखा है, ठीक है, तो ये मतलब इसको आप वो होता है ना कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट कहीं मिल जाए ट्रू फॉल्स, या होता है ना कि आप चैलेंज कर पाओ, वो वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, सो अगर आपके पेपर में इस तरीके का दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो गो विद सी, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट वाली को हम रॉन्ग बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो रिलेट कर दिया उस चीज को, जबकि एजुकेशनल पॉलिसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम कंडक्ट करवाते हैं। सो सिर्फ करिकुलम जो है वो ही नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो पर्टिकुलर एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज और भी बहुत सारी चीजें हम करते हैं करिकुलम के अलावा। तो इस बिहाफ पे, इस बेसिस पे ये सी स्टेटमेंट जो है वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा। ओके, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट, तो ये जो है मॉडल वो किसने परफॉर्म किया था, तो इजीएस्ट क्वेश्चन, नाम से ही पता चल जाएगा, डेनियल स्टफलबीम है जी, डेन स्टफलबीम नहीं है। ओके, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। देन है किर्कपैट्रिक के मॉडल। सो ये जिस बच्चे ने वीआईपी टॉपिक्स देखे होंगे पेपर 2 वाले, वहां से जो है वो करिकुलम का ये टॉपिक कवर हो जाएगा आराम से। लेवल 1, 2, 3, 4 ये जो है किर्कपैट्रिक के मॉडल में 4 लेवल्स होते हैं, वही आपने मैच करने हैं। सो ये लेवल का हिसाब से आंसर आपका ए, और ये लेवल हो जाएंगे रिएक्शन, लर्निंग, ट्रांसफर एंड रिजल्ट। सो ये 4 लेवल्स आप ध्यान रख सकते हो। ओके, Competency based curricula are usually designed around a set of key competencies that can be. So competency based curricula जो है वो किस तरीके की competencies के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा, अराउंड अ सेट ऑफ competencies जो that can be cross curricular, subject bound, instruction based, objective based। तो देखो competency based हो गया ना, यानी कि हम वो होता है ना मेजरमेंट पे डायरेक्ट फोकस नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्पिटेंसी जानने की कोशिश करेंगे और उसी को एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन बेस्ड तो एज सच नहीं होगा। ओके, बट क्रॉस करिकुलर हो सकता है, सब्जेक्ट बाउंड भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कॉम्पिटेंसी हासिल करना चाह रहे हो। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड और इंस्ट्रक्शन बेस्ड नजर नहीं आएगा, आपको थोड़ा ब्रॉडर वे में नजर आएगा। आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। ओके जी, Which of the following are part of curriculum score as suggested by National Group on Curriculum Syllabus and Textbook 2006। So ये नेशनल ग्रुप का भी आप याद रख सकते हो कि ये 2006 में था, हो सकता है कभी आने वाले नेट के पेपर में इसको इंक्लूड कर दें और आपसे जो मैच द फॉलोइंग है उसमें पूछ लें। सो नेशनल ग्रुप ऑन करिकुलम, ये फोकस ग्रुप बनाया गया था 2006 में, ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड करिकुलम के कोर पार्ट आपसे पूछे हैं, एम ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिक स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, कॉम्पिटेंसीज टू बी इवैल्यूएटेड, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या टेक्स्ट बुक फॉर टीचर्स। तो ये करिकुलम का कोर पूछा है, तो ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं पढ़ रखा तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो एम ऑफ एजुकेशन, स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल, तो ये देखो
Aim of education, stage specific objectives, principle of content selection and organization, criteria for good methods, criteria for good material and principle of evaluation. ये करिकुलम कोर में आएंगे. बाकी जो चीजें हैं कि डिटेल सिलेबस की, क्लास में क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक इवेल्युएशन स्कीम क्या होनी चाहिए, ये डिटेल्स हैं और ये फाउंडेशन है. एक क्वेश्चन में आगे जाके फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम भी पूछा गया है. सो assumptions concerning human being and society, epistemological assumptions about learning और assumed understanding of child and her context. तो ये फाउंडेशन है. सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक करिकुलम फ्रेमवर्क की एज पर नेशनल फोकस ग्रुप ऑन करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक. सो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये अपने नोट्स में भी आप ऐड कर सकते हो कि नेशनल फोकस ग्रुप जो है करिकुलम सिलेबस और टेक्स्ट बुक से जो रिलेटेड है. 2006 में ये डॉक्यूमेंट आया था, एनसीईआरटी ने इसको प्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो ये जो पोजीशन पेपर है ये फरवरी 2006 में पब्लिश हुआ था और इसमें क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो देखने को मिला था. ओके. Behavioral model of curriculum asserts that a subject or discipline ought to be broken down into its constituent parts, which can then be expressed in terms of behavioral objectives. Such assertions raises the critique that under behavioral model, तो critique कौन कौन से पॉइंट जो है ये रेज करते हैं जब बिहेवियरल मॉडल की हम बात करते हैं. तो बिहेवियरल मॉडल, एटोमाइजेशन ऑफ नॉलेज टेक प्लेस, यानी कि नॉलेज का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है. ठीक है. नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि बिहेवियरल मॉडल बोलता है सारी चीजें लर्नड होती है. ह्यूमन बिहेवियर में हर चीज सीखी गई होती है. ओके. सो वो लर्नड जो है वो बिहेवियरल एनालिसिस के बेसिस पे आप सिखाते हो, जैसे कंडीशनिंग की बात हमने की थी. तो बिहेवियरल लर्निंग होती है. ओके. बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बिकम्स पेनोप्टिक, यानी कि एक बन जाते हैं. पेनोप्टिक यानी एज अ होल आप देखते हो उसको, या एटोमाइसेड नहीं, ये एटोमाइजेशन ही आएगा भाई. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स आर यूजफुल, तो ये जो एटोमेटाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये यूजफुल होते हैं. तो हमसे क्रिटिक पूछा है, यूजफुल अगर हैं तो वो क्रिटिक में तो नहीं आएगा ना. ठीक है. और अगर वो एक हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स या हम एक एज अ होल देख रहे हैं वो भी क्रिटिक में नहीं आएगा. राइट. बट अगर नॉलेज फ्रेगमेंटेड हो रही है, एटोमाइजेशन हो रहा है और नेचुरल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है यानी उसको इग्नोर किया जा रहा है और आप कंडीशनिंग कर रहे हो हर जगह, तो ये जो दो चीजें हैं ये क्रिटिक में आ जाएंगी. यानी ये क्रिटिसिज्म जो है वो बिहेवियरल मॉडल का आपको देखने को मिलेगा. ओके. नेक्स्ट है कंसीडरिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टू मीट द एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम शुड प्रोवाइड एडिक्वेट एक्सपीरियंस एंड स्पेस फॉर डायलॉग, डिस्कोर्स, डिसिप्लिन या डोगमा. तो देखो डोगमा तो नहीं रहेगा, जैसे हमने सोशल डोगमा पढ़ा है. तो डोगमा इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इतना समझ आ रहा है. ओके. तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही कट आउट हो गए. ओके. तो करिकुलम शुड प्रोवाइड एडिक्वेट एक्सपीरियंस किसके लिए, डायलॉग के लिए, डिस्कोर्स के लिए या डिसिप्लिन के लिए. सो डिस्कोर्स और डायलॉग जो है वो बेटर ऑप्शन रहेंगे. आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा. ओके. सो एडिक्वेट एक्सपीरियंस और स्पेस जो है वो प्रोवाइड करना है. डायलॉग बातचीत के लिए, डिस्कोर्स में ओवरऑल कई चीजें आ जाती हैं. ठीक है. Research in curriculum studies has expanded the understanding of pedagogy as a vital part of curriculum. In this light, what novel words best convey the essence of pedagogy? So, pedagogy जो है वो कौन से words ज़्यादा better तरीके से explain करते हैं या essence जो है वो convey करते हैं? Instruction, क्या आप सिर्फ instruction को pedagogy बोल सकते हो? Didactic, डिस्कोर्स या ट्रेनिंग. सो मैंने आपको बोला था डिस्कोर्स में कई चीजें इंक्लूडेड रहती हैं. सो डिस्कोर्स जो है वो कई चीजों को एक्सप्लेन करेगा और पेडागोजी की एसेंस को जो है वो कन्वे करेगा एक्चुअल में कि करवाना कैसे है, पढ़ाना कैसे है. सो ओनली थर्ड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा यानी बी. फोकस ग्रुप ऑन करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक. देखो ये आ गया, करिकुलम डिजाइनिंग शुड बी बेस्ड ऑन विच फाउंडेशनल अजम्पशंस. तो हमने अजम्पशंस की थी अभी अभी ऊपर, उसके अलावा हमने जो करिकुलम कोर है और करिकुलम डिटेल्स हैं वो कवर किया था. तो एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशंस, अजम्पशंस अबाउट लर्निंग, अजम्पशंस कंसर्निंग द चाइल्ड या अजम्पशंस करिकुलम. तो आंसर आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा. ये चीजें हमने की थी. ये देखो लर्निंग से रिलेटेड अजम्पशन, एपिस्टेमोलॉजिकल कंसर्निंग ह्यूमन बीइंग, तो और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड एंड हर कॉन्टेक्स्ट. तो ये चार अजम्पशंस हैं फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में जो आपको ध्यान रखनी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल थियरिस्ट इन द फील्ड ऑफ करिकुलम स्टडीज आर, तो क्रिटिकल थियरिस्ट कौन कौन से हैं? सो माइकल एप्पल, देन बेसिल बर्नस्टीन, हेनरी जिरोक्स, W.J. पोपहम। तो इनमें से आपसे करेक्ट आंसर पूछा, करिकुलम के फील्ड में कौन कौन से नाम आपने सुने हैं? तो आंसर आपका 1 2 3 हो जाएगा। ये करिकुलम से रिलेटेड हैं, करिकुलम स्टडीज से। पोपहम नहीं है, पोपहम ये आई थिंक क्राइटेरिया बेस्ड मेजरमेंट से रिलेटेड है। ओके, जो हमने क्राइटेरिया रेफरेंस्ड की हम बात करते हैं ना, तो ये उस पे ज्यादा फोकस इन्होंने किया था। Author of 1924 work enlisted how to make a curriculum is, तो how to make a curriculum के author आपसे पूछा है, फ्रैंकलिन बॉबिट, बेर्ट चैटर्स, डेनियल स्टफलबीन या फिर एप्पल। तो आंसर आपका फ्रैंकलिन हो जाएगा जी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम, ये तो बहुत बार कई जो है क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है कई पेपरों में। सो जीरोम ब्रूनर, यूरी ब्रोनफेनब्रनर, फ्रैंकलिन, बेसिल बर्नस्टन। तो जीरोम ब्रूनर जो है वो इसका आंसर है। फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा सीधा कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, एक जो है असर्शन है, दूसरा रीजनिंग है। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन। सो अंडर अ ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप are by strict rules and regulations and they expect there to follow the procedures in a prompt manner। तो यानी बिल्कुल इंस्टेंटली जो है वो क्या चाह रही हैं? प्रोसीजर को फॉलो किया जाए टेक्निकली, और वो रूल्स और रेगुलेशन से स्ट्रिक्टली एडहियर करके रहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है कि रूल्स के हिसाब से चलेंगे। ओके, तो फोकस ऑफ लीडर इज लेड ऑन प्रमोटिंग द सबॉर्डिनेट्स टू द हाईएस्ट परफॉर्मेंसेस। सो प्रमोट करना, लीडर का फोकस क्या प्रमोट करना है सबॉर्डिनेट्स को हाईएस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए? ऐसा तो नहीं होता है, वो सब अपने अपने पे ही ध्यान रखते हैं। तो आंसर तो फर्स्ट असर्शन ही सही लग रहा है, तो असर्शन ट्रू है जी, रीजन फॉल्स है। ओके, सो ये कोई रीजन नहीं है इसका रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड वाले का। In the light of two statements given below, choose the correct option. The focus of shared leadership is on delegation of tasks and responsibilities in order to maximize the human capacity and assist capacity building of people within school. Okay. Instructional leadership focuses on a range of leadership behavior and action for involving others in decision making, such as consensus making, voting, delegation. तो जब आप किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो वो होती है ना शेयर्ड लीडरशिप। तो ये उल्टा दे रखा है जी एक तरीके से। तो ये दोनों चीजें उल्टी दे रखी है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने पे फोकस रहेगा, और ये आपका शेयर्ड लीडरशिप में यानी जहां डेमोक्रेसी आ जाएगी तो वहां पे सबको आप इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, जैसे वोटिंग में करते हो। ओके, In which of the following types of leadership the relationship that exists between a leader and follower is that of Lord and his subject? तो कौन सी लीडरशिप में लॉर्ड और सब्जेक्ट वाला बिहेवियर रहेगा लीडर और फॉलोवर का? यानी भगवान और उसके अनुयायी, ऐसा लगा लो। तो वो किस में होता है? डिक्टेटोरियल यानी डिक्टेटरशिप में, ऑटोक्रेटिक में, ब्यूरोक्रेटिक में या फिर फ्यूडल में। तो भगवान और उसके सब्जेक्ट वाला फ्यूडल में रहता है जी, यानी एक तरीके से एक जो उसको भगवान मान लिया और दूसरा जो है वो गुलाम बन के रहेगा एक तरीके से। तो फ्यूडल सिस्टम जो है उसमें ये रिलेशनशिप नजर आता है। देन है पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, टेलिंग स्टाइल। सो पॉइंट ये है कि ये वाले जेकेपीएससी के सिलेबस में नहीं थे मेंशन, बट स्टिल जो जो चीजें यहाँ पे हैं वो आपको अभी अभी के लिए पता हो, क्योंकि पता नहीं होता कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है नेट के लेवल का। सो ये पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, सेलिंग और टेलिंग स्टाइल हर्शी एंड ब्लैंचर्ड का मॉडल है। ये मैं बता देती हूँ एक बार, आंसर इसका बी रहेगा। ये था हर्शी और ब्लैंचर्ड का मॉडल, जिसमें आप टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग स्टाइल की बात करते हो। डायरेक्टिंग बिहेवियर इधर रहेगा और ये सपोर्टिंग बिहेवियर रहेगा। ओके, देन इसमें ये जो R1, R2, R3, R4 ये ऐसे चलते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, या D1, D2, D3, D4 भी रहता है। तो इसके अंदर जब आप बात करते हो तो R1, R2, R3, R4। अच्छा, ये भी ध्यान रखो, R1 को D2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, R2 को D1 से, ये D3 और ये D4 से। ओके, सो अनेबल एंड अनविलिंग अगर हैं तो R1, अनेबल बट विलिंग, एबल एंड अनविलिंग, एबल एंड विलिंग। तो ये मैंने जब करिकुलम करवाया था अच्छे से, और करिकुलम नहीं VIP टॉपिक्स में सबसे पहले क्लासेस जो ली थी पेपर 2 की, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में ये करवाया था।
D1 D2 D3 D4 ब्लैंचार्ड के अकॉर्डिंग है और R1 R2 R3 जो है वो हर्शी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। R1 R2 R3 में क्या क्या रहेगा कि अनेबल और अनविलिंग हो, यानी आप करने के काबिल भी नहीं हो वो काम और आप करना चाह भी नहीं रहे हो। यहाँ पे आप काबिल नहीं हो पर आप करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप काबिल हो पर इच्छुक नहीं हो करने को। ठीक है, देन है यहाँ आप काबिल भी हो और करना भी चाह रहे हो, तो ये R4 हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता हो, यही चीज यहाँ कंपेयर करके पूछी गई थी। अगर आपको R1 R2 R3 R4 पता होता तो आप ये पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, टेलिंग, सेलिंग ये चीजें आराम से कर पाते। ओके, सो देखो टेलिंग स्टाइल था पहला R1 वाला। ठीक है, जहाँ R1 ये बी ऑप्शन है ना, फॉलोवर जो है वो फॉलोवर्स एबल और अनविलिंग। ठीक है, आप एबल हो बट अनविलिंग हो एंड नॉट कॉन्फिडेंट। सो ये चीजें जो है वो यहाँ पे मैं, अच्छा रुको 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 रुको, नहीं एबल वाला तो आया ही नहीं, टेलिंग में तो अनेबल था, ना करना चाह रहे हो ना आता है, ये वाला बी रहेगा ना, बी, हाँ ये रहा देखो फोर्थ का बी। ठीक है, कि ना तो आप करने के लायक हो ना आप इच्छुक हो, सो वो टेलिंग में आ गया। देन आ गया सेलिंग, सेलिंग में है कि आप लायक नहीं हो पर आप इच्छुक हो करने के। देन आपका पार्टिसिपेटिंग आ गया R3, जिसमें हम बात करते हैं कि आप काबिल भी हो। ये तो लास्ट वाला था ना, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, डी, डेलीगेटिंग में है ना ये तो, R4 में एबल और विलिंग, और पार्टिसिपेटिंग में एबल हो बट अनविलिंग हो। ठीक है जी, सो ये चीज आपको पता हो, ये आप ध्यान रख लेंगे तो बेटर रहेगा। D1 D2 D3 के नाम से ब्लैंचार्ड ने दिया है, तो कई बार अब जैसे अभी अनेबल विलिंग वाली चीज पूछी है, ऐसे ही लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट वाली चीज भी पूछ सकते हैं, सो ये चीज आप ध्यान रखो। ओके, तो ये R2 और D1 और R1 और D2 ये उल्टा है D1 D2 में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, given below are two statements. One is labeled as assertion, other is labeled as reason. In the light of statements, choose the correct option. The base behind path goal theory is that effective followers clarify the path to help their leaders to move forward from their current position towards achieving the work goals. So ये है बेसिक पूछा है आपसे पाथ गोल थियरी के पीछे। इन द प्रोसेस लीडर adds roadblock that occurs in the path of the follower and makes their journey challenging. So path goal theory के बारे में आपसे पूछा है। देखो स्टेटमेंट समझ के भी समझ आ रहा है कि पहले वाली चीज सही है दूसरी गलत है। ओके, तो पाथ गोल थियरी जो है वो कि इफेक्टिवली फॉलोअर्स को पाथ को क्लैरिफाई करना, यानी उनको हेल्प करना आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ना कि जो है उनके बीच में रोड़े डालना। तो रोड ब्लॉक यानी रोड़े आप नहीं डालोगे, अड़चने नहीं पैदा करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे बल्कि। तो फर्स्ट ठीक है जी, दूसरा गलत है। Who has defined quality in the following words: a predictable degree of uniformity and dependability at low cost and suited to market. W एडवर्ड डेमिंग ने बोला, जुरान ने बोला, महेश सरकार ने, बिल कॉनवे ने। तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो आपको ऑब्वियसली ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी किसने बोली है, और ये सारी नहीं याद रखनी, जो आपके PYQs में आई हुई हैं वो याद रखो, उन्हीं में से आपके कुछ ना कुछ जो है वो चीजें सोल्व हो जाएंगी। तो आंसर जो है वो एडवर्ड डेमिंग रहेगा। ओके, देन है वैल्यूज एंड गोल्स दे रखे हैं, किसके बेसिस पे? मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट इन लिस्ट 1 कंसिस्टिंग द वैल्यूज एंड गोल्स फॉर ब्रिंगिंग क्वालिटी with list 2 consisting the suggested parameters and activities according to the value framework given by प्रसाद 2005 में। ओके, ये वैल्यूज हैं, ये सजेस्टेड एक्टिविटीज हैं। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, देखो अब ये प्रसाद देख के मैं सोच सकती हूँ कि मुझे तो मैंने पढ़ा नहीं, मुझे नहीं आता, बट मैं कॉमन सेंस तो लगाने की कोशिश कर सकती हूँ ना, जो मेरे पास बाकी नॉलेज है उसको तो यूटिलाइज करने की कोशिश कर सकती हूँ। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, fostering global competencies among students, promoting the use of technology and quest for excellence. तो आप उनकी लाइफ स्किल्स डेवलप कर रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ बेंचमार्क्स ऑफ एक्सीलेंस, मोर एक्सेस विद इक्विटी, सिस्टम मैनेजमेंट और वैल्यू इंटीग्रेशन इन एकेडमिक। तो देखो एक्सेस जब ज्यादा है वो चीज जो है वो नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी कि इक्विटी ज्यादा है। ठीक है, देन अगर ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज की बात आती है तो आप लाइफ स्किल्स, जो हम हर जगह बात करते हैं, तो हम लाइफ स्किल्स पे फोकस कर लेंगे। देन है प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आ गया तो सिस्टम मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है, और जब एक्सीलेंस की बात आ ही गई तो हमारा फिर बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस से रिलेट करेगा। ठीक है, तो CADB यानी आंसर आपका बी हो जाएगा।
Which of the following is not amongst the 6 elements that play important role in total quality management? तो total quality management में कौन कौन से 6 एलिमेंट्स हैं जिनमें से ये नहीं है? ओके, तो उन 6 एलिमेंट्स में से कौन से नहीं है? तो आपको पहले तो वो 6 एलिमेंट्स ही पता होना बहुत जरूरी है. ओके, सो प्रोसेस इंप्रूवमेंट और टोटल इन्वॉल्वमेंट ये एलिमेंट नहीं है जी. रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, एजुकेशन ट्रेनिंग, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, मेजरमेंट ये हैं. सो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा जो ये इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट है, ये आपका आएगा. देखो, कस्टमर फोकस, प्रोसेस का इंप्रूवमेंट और टोटल इन्वॉल्वमेंट, ये पार्ट आएगा 3 प्रिंसिपल्स में. एक ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं जो है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट का, और 6 एलिमेंट्स हैं जिसमें लीडरशिप आ गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ गया, कम्युनिकेशन, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, मेजरमेंट, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन. तो बेसिकली लीडरशिप और कम्युनिकेशन को छोड़ के वो बाकी यहाँ पे 4 के 4 मेंशन कर दिए हैं इन्होंने. रिवॉर्ड और रिकग्निशन भी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी, और उसके साथ साथ आपका मेजरमेंट और सपोर्टिव स्ट्रक्चर अलग से मेंशन कर दी. ओके, तो ये 6 के 6 एलिमेंट्स याद रखो भाई, स्पेशली आपके नेट के पेपर के लिए. Which of the following is not amongst the 4 facets of quality which cover most of the quality dimensions? तो कौन से 4 facets जो हैं उनमें से नहीं है? अगेन तो आपको पहले 4 facets जो है वो पता होना बहुत जरूरी है. तो इसमें जो है वो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, बाकी हैं. सो क्वालिटी ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ नीड्स फॉर द प्रोडक्ट, quality due to product design, quality due to conformity to product design and quality due to product support. ये सारे के सारे क्वालिटी वाले जो भी क्वेश्चंस हैं ये इग्नू के मटेरियल से डिट्टो पूछे गए हैं. ओके, सो बाकी चीजें मैंने करवा रखी. क्वालिटी वाला टॉपिक आई थिंक मैंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला टॉपिक नहीं करवा रखा. जब आप नेट की बात करते हो तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला टॉपिक मैं करवा दूंगी. ओके, बाकी ये आपके इसमें तो है ही नहीं, जेके पीएससी वाले में तो फोकस ही नहीं किया गया इसके ऊपर. Okay, then है given below are 3 statements emphasizing the concept of Six Sigma. तो Six Sigma concept की बात की गई है. To achieve Six Sigma from a business results perspective, waste that is generally called content of poor quality must be reduced in order to improve net profit margin 10 to 30%. यानी कंटेंट ऑफ पुअर क्वालिटी, ये वेस्ट का टाइप बता रहे हैं एक इसको, और इसको रिड्यूस किया जाना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन 10 to 30% करने हैं तो. बट ये अकेला वेस्ट थोड़ी ना जिसकी वजह से 10 to 30 हो जाएगा. देन है सिग्मा इज अ ग्रीक अल्फाबेट दैट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक एज अ मेजर टू डिनोट द स्टैंडर्ड वेरिएशन. ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन जो है इसको शो करने के लिए यूज होता है सिग्मा. एज सिग्मा डिक्रीजेस, सिग्मा जैसे जैसे डिक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी गोज डाउन वाइल प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऊपर जाएगा. तो इनके हिसाब से कौन कौन सी चीजें सही हैं? तो सिग्मा यानी कि सिग्मा तो एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा हो गया ना. तो यहाँ पे एज सच तो सिग्मा का हम रोल ही नहीं लेके चल रहे जो हम सिग्मा की ऊपर नीचे की बात करेंगे. ओके, तो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है जी, बाकी दोनों गलत है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर फॉल्स. क्वालिटी गुरु दे रखे हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्क दे रखा है. तो देखो, जुरान है, टागुची है, काउरू है, इशिकावा, देन शिजियो है, शिंगो, देन एरमुंड है. सो पॉइंट ये है कि ये जो 14 स्टेप्स हैं टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी प्रोग्राम, ये तो मुझे फॉर श्योर पता है कि ये डेमिंग ने दिए हैं, लेकिन वो डेमिंग यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं. तो जहां पे ई मैच नहीं कर रहा है, यानी ई ना हो, वो देखो कोई स्टेटमेंट यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर बी आ गया. सो आपको हर बार हर चीज पता हो वो जरूरी नहीं है, बट कैसे सोल्व करना है वो पता हो. ओके, तो अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जब आप इसकी ट्रायोलॉजी की बात कर रहे हो तो ये कौन है? जुरान है, जुरान ने ट्रायोलॉजी की बात की है. देन टागुची की बात कर रहे हो तो लॉस फंक्शन एंड रोबस्टनेस की बात हो रही है. देन इशिकावा की बात कर रहे हो तो कंट्रोल सर्कल्स की बात हो रही है. देन शिजियो जो है वो जीरो डिफेक्ट की बात हो रही है कि शिजियो शिंगो चाह रहे थे ना कि जीरो डिफेक्ट मतलब आपके पास डिफेक्ट हो ही ना, उसमें आप इतनी क्वालिटी तक पहुंच जाओ. ठीक है, देन एडमेंट हैं, उन्होंने कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड CWQC की बात की है. ओके, तो ये ट्रायोलॉजी तो जरूर याद रखना जिसमें क्वालिटी की प्लानिंग, कंट्रोल और इंप्रूवमेंट की बात करेंगे. आंसर भी हो गया.
Which of the following is not amongst the identified 7 types of waste in production that should be eliminated according to the ideology behind just in time model? So basically आपको वो 7 टाइप पता होने चाहिए वेस्ट के. जब प्रोडक्शन की बात करते हो तो कौन से 7 टाइप हैं, तो कौन से में से नहीं है वो आपसे पूछा है. ओवर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, अननीडेड प्रोडक्शन और वर्क इन प्रोडक्ट इन्वेंटरीज. सो वर्क इन प्रोडक्ट इन्वेंटरीज नहीं है जी. उसमें कौन कौन से हैं तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन है. अच्छा, ये जो है वेस्ट प्रोडक्शन के 7 टाइप, इनको मूडा भी बोलते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट, ये सारे के सारे जो हैं ये टाइची ओहनो ने दिया है इसका ये कॉन्सेप्ट. तो ये 7 टाइप ऑफ वेस्ट हैं प्रोडक्शन में. सो वर्क इन प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज, यानी प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज में जो काम चल रहा है उसको हम वेस्ट की तरह नहीं मानेंगे, वो नहीं आइडेंटिफाई किया जाता वेस्ट इन प्रोडक्शन. ओके, सो ओवर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, अननीडेड प्रोडक्शन जो है वो इसका टाइप आ जाएगा. ओके, तो अननीडेड था तो वो ओवर में, हाँ वही ओवर और अननीडेड सम सॉर्ट ऑफ सेम ही बात हो गई. Then है given below 2 statements regarding establishment of Quality Council of India. Quality Council of India was established as a national body for accreditation on recommendations of expert mission of EU after consultations in interministerial task force, committee of secretaries and group of ministers through a cabinet decision 1994. Accordingly, QCI was set up through a PPP model, public-private partnership model, as an independent organization with the support of Government of India and Indian industries, represented by 3 premier industry associations, which are ASSOCHAM, CII और FICCI. तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. इसमें ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट में से ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, और ये मैंने एसोचाम, सीआईआई, एफआईसीसीआई ऑलरेडी आपको रिवीजन मैराथन में भी करवा रखा है. एक लाइन ऐड कर रखी है मैंने कि क्वालिटी काउंसिल कब बना और किसके हेल्प से बना. ओके, अच्छा ये स्टेटमेंट क्यों गलत है वो आप मुझे बताएंगे. क्या ये 1994 सही नहीं है? अगर सही नहीं है तो क्या सही होगा, और अगर सही है तो क्या गलती है इस स्टेटमेंट. Okay, which educational philosophy emphasize the importance of learning through personal experiences and problem solving? So पर्सनल एक्सपीरियंस पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस है कि इनसे सीख के आप जो है बेसिकली इनके ऊपर एम्फसाइज कर रही है कौन सी एजुकेशनल फिलोसफी कि इनसे सीखा जाएगा, इनसे लर्निंग होगी. पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म तो हमने की हुई है ये. एग्जिस्टेंशियलिज्म में सिर्फ सेल्फ के ऊपर फोकस है, मेजरली फ्रीडम पे फोकस है. एसेंशियलिज्म ट्रेडिशनल वे में एक तरीके से जो फिलोसफी होती है आप उसको मान सकते हो. पेरिनियलिज्म में तो मानते ये हैं कि बिल्कुल जो आपकी लर्निंग है वो पेरिनियल है और कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई चीजें नहीं है. जो सिखा दी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो सिखा दी वही चलती रहेगी, यानी जो आपके दादा ने सीखा वही आप सीख रहे हो, ऐसे वाली नॉलेज. सो प्रोग्रेसिविज्म है जी, जो प्रोग्रेस के ऊपर, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है. Which educational philosophy proposes the ideas seldom, if ever, emerge simply from abstract thought alone, but are partly the product of circumstances? तो circumstance का भी रोल बताया गया है, भले ही थोड़ा हो. तो आइडियलिज्म, अगर सिर्फ आइडियाज की बात हो रही होती तो आइडियलिज्म हो जाता, बट यहाँ सर्कमस्टांसेस को इंक्लूड करते ही हम प्रैग्मेटिज्म के अंदर एंटर कर गए हैं. ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म की बात नहीं हुई है. तो आंसर प्रैग्मेटिज्म रहेगा. Which of the following is not necessarily concerned with indoctrination? So indoctrination में क्या होता है कि चुपचाप आप किसी की बात मान लो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बस मान लो. जैसे ये बाबा लोग उपदेश देते हैं और लोग एग्जैक्ट डिट्टो मान लेते हैं बस बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सवाल के. सो वो इंडोक्ट्रिनेशन है एक तरीके से. सो इनमें से इंडोक्ट्रिनेशन कंटेंट, कॉन्सिक्वेंस और इंटेंट से जो है वो कंसर्न रहेगा, बट टेम्पोरलिटी जो है वो एज सच नहीं रिलेट करेगा. तो आंसर आपका टेम्पोरलिटी रहेगा. ये देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग और इंस्टिलिंग बिलीफ्स और एटीट्यूड्स इस तरीके से जो क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज कर रहा है, अनक्वेश्चनिंग को प्रमोट कर रहा है, यानी चुपचाप बस एक्सेप्ट कर लो उस व्यू पॉइंट को. ओके, सो इसमें वन साइडेड सी दिखेंगी चीजें आपको. सो ये क्विकली भी हो सकता है, बहुत टाइम बाद भी हो सकता है, टाइम भी ले सकता है. सो टाइम का एज सच बहुत बड़ा रोल यहाँ देखने को नहीं मिलेगा. सो टेम्पोरल एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे नेसेसरीली कंसर्न्ड नहीं है इंडोक्ट्रिनेशन से. ठीक है,
The view that argues for wisdom of the masses over the view that special knowledge and credentials should give experts special authority is. तो इसका क्या रहेगा, ये भी थोड़ी नई टर्म है, डैबलरिज्म इसका आंसर रहेगा. डैबलर वो होता है जो कि मतलब होता है ना सुपरफिशियल चीजों के ऊपर या टेम्पररी इंटरेस्ट दिखा रहा है किसी चीज में, कोई एक्सपर्टीज वाली चीज या एक्सपर्ट को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो आप. ठीक है, सो ये वो व्यू है जो आर्ग्यू कर रहा है विजडम ऑफ मासेस, यानी जो एक्सपर्ट नॉलेज है उससे ऊपर वो विजडम ऑफ मासेस को फोकस कर रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है. Who among the following argued that rights have no value, individual or societal, in absence of education that equips citizens to enact those right? तो ये स्टेटमेंट किसने बोली है कि राइट्स जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हैव नो वैल्यू, इंडिविजुअल या सोसाइटल, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन. सो एजुकेशन की जरूरत है बेसिकली. सो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने ये बात बोली है जी. ओके, Which of the following are true about the fundamental principles of pragmatism? Pragmatism से related है. It believes in matter and importance of material world. It upholds that power of man is supreme. Problems of real life becomes ideals and values. Values are not predetermined. So fundamental principles आपसे पूछे हैं, 2 या 3 ही ऑप्शन आपके पास है, यानी एक तो फॉर श्योर आपको हटाना पड़ेगा और दूसरा भी हट सकता है. ठीक है, सो प्रैग्मेटिज्म में ये चीज तो समझ आती है कि चीजें चेंजिंग में है, रियलिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो प्री डिटरमाइंड तो नहीं है चीजें. सो फोर तो फॉर श्योर आएगा, तो आपका एक ही जो है वो कट आउट हुआ. देन है मैटर और मटेरियल वर्ल्ड में बिलीव, जैसा इन्होंने कुछ बोला नहीं है, एक्शंस में बिलीव करते हैं. इट अपहोल्ड्स द पावर ऑफ मैन इज सुप्रीम. सो मैन यानी वही जो एक्शन लेगा उसी के ऊपर फोकस है, मैन के ऊपर फोकस है प्रैग्मेटिज्म में. सो 2 and 4 जो है वो आंसर हो जाएगा जी. ओके, According to whom values are subjective, psychological rather than objective natural feature of experiences. तो किसने ये बात बोली है कि सब्जेक्टिव होती हैं वैल्यूज, ना कि ऑब्जेक्टिव. ओके, तो आप बताइए, रूसो, कैट, ह्यूम या फिर कोलबर्ग. तो आंसर क्या रहेगा इसका, ह्यूम रहेगा जी. ह्यूम ने बोला है, डेविड ह्यूम ने, कि वैल्यूज जो है वो सब्जेक्टिव हैं, ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट से ओरिजिनेट होती हैं रादर देन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स. ओके, सो ये भी बोलते हैं कि जो चीज हमें अच्छी लगती है दैट डजंट मीन वो चीज अच्छी है या उसकी प्रॉपर्टी है अच्छी लगना, बट वो हमारे इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट है कि हम, वो होता है ना कि आप बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई. सो आप अगर वो होता है ना कि जिस चीज को ढूंढोगे या जिस चीज जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसा आप देखना चाहोगे वैसी ही चीजें दिखती हैं. ओके, सो बुरा देखने चले थे पर बुरा नहीं मिला, लेकिन खुद के अंदर झांका तो बहुत बुराई नजर आई, क्योंकि आपने इंटरनली वो रिफ्लेक्ट किया कि ऐसा कुछ हो रहा है. या आप बेसिकली पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो अगर आपको कोई इंसान ब्यूटीफुल लग रहा है तो वो इंसान ब्यूटीफुल नहीं है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ब्यूटीफुल, आप हो ब्यूटीफुल, क्योंकि आपका इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट ब्यूटीफुल है, वही रिफ्लेक्ट हो रही है. ओके, Which of the following statements is true regarding the idea of Henry Giroux? The politics of official knowledge are the politics of accords or compromises. Dominant feature of public schooling are characterized by a modernist project that has increasingly come to rely upon instrumental reason and standardization of curriculum. The world that made science and that science made has disappeared, and scientific thought is now an archaic mode of consciousness surviving for a while yet in degraded form. Okay, ये आएगा भाई, ये डी आएगा, ये कुछ गड़बड़ हुई है. ठीक है, ये यहाँ डिग्रेडेड फॉर्म में आएगा. साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर परचेज्ड नॉट टू फाइंड ट्रूथ बट टू आर्ग्यूमेंट पावर. नहीं, साइंटिस्ट टेक्नीशियंस ये परचेज किए नॉट टू फाइंड ट्रूथ, बट ट्रूथ के लिए ही तो है साइंटिस्ट टेक्नीशियंस इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. ट्रू पूछा है आपसे हेनरी जिरोक्स के बारे में, अगर थोड़ा बहुत, वैसे मुझे लगता नहीं है पढ़ा होगा क्योंकि नया नाम है. आंसर इसका सेकंड रहेगा. तो ये जो हेनरी जिरोक्स हैं ये क्रिटिकल थियरिस्ट हैं जो मॉडर्न एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं. वो ये बोलते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग देखेगी, इंस्ट्रूमेंटल रीजनिंग होगी, स्टैंडर्ड करिकुलम होगा जो लिमिट कर सकता है उनके जो क्रिटिकल थिंकिंग की पावर है उनको.
ओके सो ये बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रही है उसको थोड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि जो मॉडर्न प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली वो इंक्रीजिंगली ज्यादा रिलाई करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन पे या इंस्ट्रूमेंटल रीजंस पे, यानी वो इकोलॉजिकल रीजन या एविडेंस उसके ऊपर फोकस करते हैं रादर देन बाकी चीजों के या बिलीफ्स के या किसी और चीज के। तो ये आइडिया जो है वो ट्रू है हेनरी जिरोक्स की नजरों में। दो स्टेटमेंट्स हैं, दो मतलब दो लिस्ट हैं जी, जॉन लॉक, जॉन डुई, प्लेटो और परिचंद। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ये तो कई बार आया भी हुआ और मैंने करवाया भी हुआ है कि प्लेटो बोलते हैं ये बात कि नॉलेज जो है वो जस्टिफाइड हो, ट्रू हो और आपका बिलीफ भी हो, यानी अगर आपका कोई बिलीफ है जो कि सही है और आप उस सही को जस्टिफाई भी कर सकते हो तो वो नॉलेज है। ओके सो प्लेटोस, ये आंसर यहां से अगर आपको पता होता तो यहीं से सोल्व हो जाता, बट स्टिल आंसर सी रहेगा। जॉन लॉक जो वो है वो बोलते हैं नॉलेज इज परसेप्शन ऑफ द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ टू आइडियाज। देन जॉन डुई बोल रहे हैं कि नॉलेज डिनोट्स एन इंटरफेरेंस फ्रॉम एविडेंस, और परिचंद ने ये चीज बोली, ये याद रखना पूछी जा सकती है दोबारा, नॉलेज इज sui generis and as such cannot be explained, तो ये चीज जो है वो परिचंद ने बोली है। Given are two statements with regards to Upanishads. Atma is surrounded by 5 sheep. तो हमने ये पढ़ा हुआ है वेदांता में पंचकोश का कॉन्सेप्ट। देन है नॉलेज इज ऑफ टू कैटेगरीज, पराविद्या एंड अपराविद्या, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है जी। Which of the following are relevant to Paulo Freire's idea of education? So कौन सा इनमें पाउलो फ्रायर के आइडिया ऑफ एजुकेशन के लिए रेलेवेंट है? क्रिटिकल पेडागोजी की बात उन्होंने की है, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात की है, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड की बात की है, ये तो फॉर श्योर हो ना आप। सो 1, 2 और 4 तो फॉर श्योर है, वहीं से ही आंसर आ गया। सो क्रिटिकल कॉन्शियसाइजेशन की बात की है, बट ये पेडागोजी ऑफ डिस्पेयर करके कोई चीज नहीं है, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड है मेजरली। सो आंसर डी हो गया। Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Reason है, reason और assertion. Okay. In the light of statements. अच्छा okay, मुझे लगा यहाँ reason कैसे दे दिया पहले. So assertion है education should help the student for the development of liberal mind, tolerance and critical judgment. ठीक बात है. ठीक है, और लिबरल माइंड जो है वो अपोज करेगा ब्लाइंड रिवाइवलिज्म को एंड ए ड्रेस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटलुक। ठीक है जी, रीजनिंग भी सही है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो हेल्प करे स्टूडेंट्स को एक लिबरल माइंड, टॉलरेंस और क्रिटिकल जजमेंट डेवलप करने के लिए, क्योंकि लिबरल माइंड जो है वो ब्लाइंड रिवाइवलिज्म को अपोज करेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, द स्टेटमेंट नॉलेज इज नॉट फाउंड और डिस्कवर्ड बट रादर इज मेड बाय ह्यूमंस। सो नॉलेज जो है वो मिली नहीं है, डिस्कवर की, मतलब हमने बनाई है, मिली है डिस्कवर नहीं हुई है। इज रूटेड इन विच स्कूल ऑफ थॉट ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म या फिर आइडियलिज्म, यानी हमने बनाई है तो कंस्ट्रक्ट की है ना, सो कंस्ट्रक्टिविज्म रहेगा। ओके, the philosophical implications of the women's movement first made it on the philosophy of education society program. फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर 1952 रहेगा। ऑल्दो ये जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन सोसाइटी है ये बाद में बनी है, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है खुद इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्लियर वो है ना, क्लियर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मुझे नहीं मिली, आपको मिले तो बताइएगा। According to the philosophy of constructivism, learning is primarily a process of transmitting established knowledge, memorizing facts and figures, constructing new knowledge based on prior experience or conforming to societal norms. तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, यानी नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे, तो सी हो गया सही। Which of the following is not the characteristic of interpretive paradigm of research? So this paradigm primarily relies on quantitative methodology, employs experimental research methods. Okay. Basis of this paradigm is construction of intersubjective knowledge with regard to methods, validity and scope. Then this paradigm uses ethnographic method of informal interview and participant. तो देखो क्वांटिटेटिव और इन्फो ये एथनोग्राफिक साथ में तो नहीं दिखेगा, ठीक है, इंटरप्रेट कर रहे हो आप इसके अंदर, तो क्वांटिटेटिव के ऊपर रिलाय नहीं करोगे। ओके, इंटरप्रिटेशन में ये चीज आ जाएगी आपकी, ये कैरेक्टरिस्टिक पूछे ना आपसे, एथनोग्राफिक वाली आ जाएगी, और आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो भी आ जाएगी। सो
फर्स्ट आंसर हो जाएगा जी, ये प्राइमरीली रिलाय नहीं करता है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी पे या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे. ओके, which of the following is feature of quantitative research design? Okay, quantitative research design: data usually collected using structured research instrument, sample are large and outcomes are representative of population, given its high reliability research studies can easily be replicated and repeated, the domain of this research design is the search of to search is to search the why, not the how. सो क्वांटिटी पे फोकस है, क्वांटिटेटिव रिसर्च पे हम ये देखते हैं कि क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, उस पर नहीं फोकस करते. ठीक है, तो डाटा यूजुअली कलेक्टेड जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है जी इंस्ट्रूमेंट. ओके, सैंपल्स जो है लार्ज, यूजुअली मतलब इतने भी लार्ज नहीं होते. हाँ, एक वो होता है ना कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पॉपुलेशन के, तो ये भी, ये तो सारे में ही फीचर है. सैंपल में आप क्वालिटेटिव में भी वही फीचर रहेगा. इट्स हाई रिलायबिलिटी रिसर्च स्टडीज कैन इजीली बी रेप्लिकेटेड, नहीं, आप रेप्लिकेट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को मेजरली करते हो. क्वांटिटेटिव में तो जो जैसा है वो वैसा ही हम देखते हैं, कैसे है वो नहीं देखते, तो डी आंसर हो जाएगा जी. ठीक है, तो यूजुअली तो ये वाई भी नहीं, वोट का आंसर करता है, क्या चीजें हैं, बट हाउ तो फॉर श्योर नहीं करता है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनी स्टडीज शोन दैट स्टूडेंट्स स्कोर हायर in mathematics test when there is classical music playing in background. तो क्लासिकल म्यूजिक पीछे अगर प्ले हो रहा है तो वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पीछे अगर प्ले नहीं हो रहा है तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, यानी उनका जो स्कोर है वो डिपेंड कर रहा है क्लासिकल म्यूजिक पे. तो क्लासिकल म्यूजिक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कॉमन सेंस, राइट. तो आंसर आपका बी हो जाएगा जी. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, सिमेट्रिकल होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है. जब स्क्यूनेस की बात आ गई तो वो ऑब्वियसली नॉर्मल कैसे बचा, तो स्क्यूनेस, नॉन सिमेट्री या ये चीजें नहीं होंगी, बेल शेप्ड और सिमेट्रिक जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इंडेक्स नंबर विच टेल्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, तो क्या चीज रहेगी, स्टैंडर्ड एरर होती है जी. स्टैटिस्टिक और पैरामीटर रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक रिप्रेजेंट सैंपल, ये बात याद रखिएगा. उन दोनों में डिफरेंस की जब बात आती है तो वो स्टैंडर्ड एरर आ जाती है कि जो आपने सैंपल जो है वो सैंपल से चीजें कलेक्ट की, फिर आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो एक पॉपुलेशन के लिए. ठीक है, सो उनमें डिफरेंस कितना है कि अगर वो जनरलाइज हो पा रही है तो डिफरेंस कम होगा, अगर डिफरेंस नहीं है, जीरो है, तो एरर नहीं है. बट यूजुअली डिफरेंस जीरो होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ एरर हमें देखने को मिलती है, तो स्टैंडर्ड एरर इसका आंसर होगा. Researcher collected quantitative data. He added 2 in every score of the data set as constant. What will be the influence of this constant on variance of data? So ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखी है कि जब कोई भी चीज ऐड या मल्टीप्लाई हो रही है किसके अंदर, आपके पूरे के पूरे स्कोर के अंदर, सारे स्कोर्स के अंदर, सो हम यूजुअली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का देखते हैं. ठीक है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा, मीन चेंज हो जाएगा उतने से ही. ओके, सो अगर आपने 2 घटाया या 2 जोड़ दिया तो मीन में भी 2 घटे या जुड़ जाएगा, वेरिएंस सेम रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही तो हम वेरिएंस बोलते हैं. तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो वेरिएंस भी सेम होगा. सो ना ही ये डिक्रीज होगा ना ही ये इंक्रीज होगा, तो सेम रहेगा जी, सी रहेगा आंसर. A physical education teacher measured the length of male and female students in centimeters for the calculation of correlation, but principal जो है उसने unit of measurement को सेंटीमीटर से इंच में कर दिया. सो क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो चेंज होगा, बट जितना वो रिलेट कर रहे हैं उतना वो दूसरी यूनिट में भी रिलेट करेंगे. यूनिट के चेंज करने से रिलेशनशिप कैसे चेंज हो जाएगा, राइट. सो देयर विल बी नो चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. Which of the following is or are true about qualitative research? So more open-ended approach नजर आएगा. ठीक है, in this research researcher relies statistical analysis of data. यूजुअली कम होता है इसमें. The research problem section is used to establish the importance of the central idea. Research problem section is used to direct the types of questions and hypotheses asked in the study. तो देखो ज्यादा क्वेश्चंस तो यूज करता है, ठीक है, ओपन एंडेड अप्रोच नजर आता है, वो तो ठीक है, तो इससे तो हमारा एक ही गलत हुआ.
इन दिस रिसर्च रिसर्चर रिलाइज ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। हर एक रिसर्च में ही रिसर्चर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे रिलाई करता है समहाउ। और रिसर्च प्रॉब्लम सेक्शन इज यूज टू एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल आइडिया। तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च प्रॉब्लम सेक्शन में सेंट्रल आइडिया के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। सो डायरेक्ट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। रिसर्च प्रॉब्लम सेक्शन में ये चीज नहीं होगी, रिसर्च प्रॉब्लम सेक्शन में सेंट्रल आइडिया रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 सही है जी, आंसर आपका 1 2 3 हो जाएगा। Which of the following test is applied to find out the difference between ranks of two independent samples? तो दो इंडिपेंडेंट सैंपल के रैंक में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। टी टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट, देन आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन और पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। तो पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट तो लीनियर रिलेशनशिप शो करने के लिए, यानी लीनियर रिलेशनशिप जब आ रहा है तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा वो पियर्सन वाला प्रोडक्ट मोमेंट मेथड बता देगा। ओके, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, तो ये जो है दो इंडिपेंडेंट जो रैंक वाले सैंपल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा है, ना कि उनका डिफरेंस बता रहा है। ओके, और टी टेस्ट जो है वो मीन को कंपेयर करके बताता है जी। तो आंसर आपका बी रहेगा, मान विटनी यू टेस्ट। ये एक परफेक्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कंपेयर करेगा रैंक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, उनकी वो होता है ना डिफरेंस बताएगा उन रैंक्स के बीच में, और स्पेशली जब जब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, ये मैंने बता दिया आपको, मीन को कंपेयर करेगा। देन आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो वो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बताएगा दो रैंक्ड वेरिएबल्स के बीच में, तो उनकी स्ट्रेंथ बताएगा ना कि डिफरेंस। और जो आपका स्पीयरमैन वाला था उसी की तरह पियर्सन जो है वो टेस्ट भी लीनियर रिलेशनशिप को ही मेजर करेगा दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के। बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये नॉन पैरामेट्रिक एस्पेक्ट है और पियर्सन वाला पैरामेट्रिक एस्पेक्ट। ओके, अदरवाइज ये कोरिलेशन बताने के ही काम आते हैं। तो ये जो रैंक में डिफरेंस की बात कर रही हैं, मान विटनी यू टेस्ट जो है वो इसका आंसर होगा जी। A researcher did too much controlling in the experimental situation and created an artificial situation to do the experiment. So क्या इंटेंशन हो सकता है रिसर्चर का यहाँ? वैलिडिटी को इंक्रीज करना, वैलिडिटी को बैलेंस करना, एक्सटर्नल, अच्छा इंटरनल को इंक्रीज करना, एक्सटर्नल को डिक्रीज करना, या फिर ये दोनों। ओके, सो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब उसने सारी चीजें वो कंट्रोल कर रहा है, जो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक ऑथेंटिसिटी चाह रहा है, वो इंटरनल वैलिडिटी को इंक्रीज करना चाह रहा है, ठीक है। जैसे ही इंटरनल वैलिडिटी इंक्रीज होगी, बट जो तरीका है इंटरनल वैलिडिटी को इंक्रीज करने का कि हमने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से या उस कंट्रोलिंग की वजह से एक्सटर्नल वैलिडिटी या जो जनरलाइजेशन है उसके चांसेस कम होते चले जाएंगे। सो डी आंसर रहेगा जी, ए और सी दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लेगरिज्म? रेफरिंग टू समवन एल्स आइडिया, पर जब आपने रेफर कर दिया या रेफरेंस दे ही दिया तो वो प्लेगरिज्म नहीं है। टर्निंग इन समवन एल्स वर्क एज योर ओन, यानी कि आप दूसरे के काम को अपना बता रहे हो, ये गलत है, ये प्लेगरिज्म है। फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क, तो कोटेशन मार्क्स में आपने कोटेशन नहीं डाली, वो भी गलत है जी, वो भी प्लेगरिज्म में आएगा। गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ कोटेशन, सो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, तो ये भी गलत है। ओके, सो आंसर आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा जी, ठीक है। In dash sampling, researchers identify a small number of individuals who have the characteristics in which they are interested. फिर बाद में ये इंफॉर्मेंट्स की तरह यूज करेंगे इनको, यानी आगे से आगे डाटा कलेक्ट होता जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा? यहीं से ही समझ आ जाना चाहिए कि ये स्नोबॉल या नेटवर्क सैम्पलिंग है। ओके, Which of the following is true about action research design? It utilizes only qualitative data, only. It focuses more on addressing practical problems, ये बात तो ठीक है। A systematic procedure is used by the researcher in this design. So अगर only वाला गलत है तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड और थर्ड जो है वो सही हो जाते हैं, ये दोनों चीजें सही है। प्रोसीजर तो इसमें भी वो यूज करता है, हमने एक्शन रिसर्च की भी तो साइकिल पढ़ी है ना, प्लान करो, एक्ट करो, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, वो वाली चीजें। सो वो यहाँ पे रहेगा सिस्टमैटिक प्रोसीजर, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। योर एनरोलमेंट नंबर इन क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट लेवल ऑफ मेजरमेंट? सो एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर ये जो है नॉमिनल में आ जाते हैं, मैंने करवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो नॉमिनल में ये सिर्फ ये मैग्नीट्यूड वाइज कुछ मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 1 है तो वो टॉप का बच्चा है और रोल नंबर 50 है तो उसको कुछ नहीं आता है, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, सो एनरोलमेंट नंबर सिर्फ नाम नाम के लिए होते हैं, शो करने के लिए, तो वो नॉमिनल है जी।
फ्लेमिंग प्रपोज्ड द वर्क मॉडल टू क्लासिफाई द लर्नर्स। वर्क की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, कई पेपरों में पहले आई हुई है। अगर आपने जो है जो बच्चे जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। अगर आपने पहले के जो मैंने 5000 प्लस वाले क्वेश्चंस की पीपीटी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया, अगर आपको वो पढ़ ली होगी अच्छे से तो वो क्वेश्चंस मोर देन इनफ है। ओके, सो फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी? सो विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। तो ये जो है वो फुल फॉर्म रहेगी जी। पेपर 1 में भी आया हुआ है तो कई बार यूजीसी नेट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न ऑफ द थियरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग प्रपोज्ड बाय डेविड ओसुबल। सो डेविड ओसुबल की मीनिंगफुल लर्निंग थियरी से रिलेटेड पूछा है। हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड, करिकुलम कंटेंट, हाउ द माइंड वर्क्स टू प्रोसेस द न्यू इंफॉर्मेशन, how students learn through activities and interaction with peer groups, how teachers can apply these ideas about curriculum and learning when they present new material to students. So डेविड मीनिंगफुल लर्निंग है ना, सो इंटरेक्शन की बात होगी ना कि इंस्ट्रक्शंस की या करिकुलम कैसे ऑर्गेनाइज्ड है या लर्निंग क्या है। सो आंसर सी रहेगा जी आपका। रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी मेंशन 4 पिलर्स। तो वही यूनेस्को की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स जो है वो मेंशन है, कौन से हैं वो बताओ? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी। सो 4 पूछे हैं ना। लर्निंग टू कंस्ट्रक्ट तो नहीं था। आंसर 1 4 6 कहाँ पे है? 1 4 6 1 4 6 1 4 6। ओके, 2 और 3 में कंफ्यूजन। टू रिफ्लेक्ट और टू लिव टुगेदर, टू लिव टुगेदर, ठीक है। सो 2 3 1 2 3 1 2 4 6 ना, 1 2 4 6 है ना। हाँ, सो लिव टुगेदर, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। Which of the following options correctly represent the purpose of डिजाइन फेज? तो डिजाइन का क्या पर्पस रहेगा? आप डिजाइन क्यों करते हो ADDI मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में? सो वेरीफाई द डिजायर्ड परफॉर्मेंसेज एंड अप्रोप्रिएट टेस्टिंग मेथड्स, आइडेंटिफाई द प्रोबेबल कॉजेज। तो आइडेंटिफाई तो आप स्टार्टिंग में ही करते हो, आइडेंटिफाई तो नहीं होगा। जनरेट एंड वैलिडेट द लर्निंग रिसोर्सेज। दैट जनरेट तो तब करोगे जब आपने चीजें डिजाइन कर ली होंगी कि आप चाहते क्या हो, और उसके बाद में असेसमेंट होगा। सो वेरीफाई करोगे जी डिजायर्ड परफॉर्मेंसेज कि आप चाहते क्या हो और उस हिसाब से अप्रोप्रिएट टेस्टिंग मेथड्स क्या होने चाहिए। सो डिजाइन कर रहे हो आप। ओके, which of the following Creative Commons license is most accommodating by letting others to distribute, to remix, to adapt, to build upon your work and even commercially as long as they credit the creator of original creation? So कौन सा रहेगा? यानी सारी चीजें इसमें अलाउड हैं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन हो। तो CCBY जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following statements is or are true about blogs? तो blogs से रिलेटेड पूछा है, जो पोस्ट लिखते हैं ना वो वाला। It is an informational web page that consists of discrete units called post. Okay, hyperlinks are not used। नहीं भाई, blogs में तो यूज होते हैं, आपको आगे किसी और चीज को भी आपने पढ़ना है तो उसके लिए, ठीक है। By using the tag function in each post, the content can be accessed thematically instead of chronologically by other users. Okay, blogs can be personal, artistic, academic, professional. So for sure first and fourth तो सही है, ठीक। फर्स्ट एंड फोर्थ, तो थर्ड का ऑप्शन है हमारे पास। बाय यूजिंग, सेकंड गलत है ही। बाय यूजिंग द टैग फंक्शन इन ईच पोस्ट द कंटेंट कैन बी एक्सेस्ड थीमेटिकली। एग्जैक्टली, तो यानी आप अगर टैग फंक्शंस लगाओगे तो थीम के हिसाब से भी आप देख सकते हो रादर देन क्रोनोलॉजिकली। तो सी आंसर है जी। 1 3 और 4 तीनों ऑप्शन सही है। Which of the following is not a digital repository? इग्नू, NCERT की ये NROER, गूगल क्लासरूम और OSIS। तो गूगल क्लासरूम कोई रिपोजिटरी नहीं है जी, ये बाकी सारी की सारी हैं। अब ये बाकी हैं तो इनका नाम याद रख लेना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी मूक? एक होता है सी मूक और एक होता है एक्स मूक, ठीक है। ये दो नाम हैं, ये दोनों आपको पता हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं तो आया हुआ है। आई होप इसी पेपर में ना हो, अगर इसमें है तो आप अभी की अभी सर्च करके मुझे बताना सी मूक और एक्स मूक टर्म्स किसने दी हैं। ओके, दे आर बेस्ड ऑन लर्निंग थियरी ऑफ कनेक्टिविज्म। they were characterized by teacher centered teaching and learning. In C MOOC, students and learners use digital platforms जैसे wiki, blog, then discussion forum to connect and collaborate with learning communities and other learners to create and develop concept.
दे एम्ब्रेस अ डिसेंट्रलाइज्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर बी हो जाएगा, सी मूव। ये टीचर सेंटर्ड नहीं है। सी मूव मतलब कनेक्टिव मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये कनेक्टिविज्म की थियरीज पे बेस्ड है। तो कनेक्टिविज्म से अगर बेस्ड है तो ये चीज तो नहीं होगी ना कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग है। ओके, तो टीचर सेंटर्ड नहीं, लर्नर सेंटर्ड पे फोकस है इनका। ओके, वेब 2.0 इज अ सोशल वेब, रीड ओनली वेब, सिम्बायोटिक वेब, सिमेंटिक वेब। तो ये सोशल वेब है जी, पता ही है ये तो सबको। ओके, तो सोशल वेब। Which of the following is not a key element of authentic e-learning? So authentic e-learning का element नहीं है. Authentic task which engages learners through situation relevant content and problem solving pedagogy. Summative assessment of learner is to see the extent to which the intended outcome is achieved. Reflection in which learners can get access to learning material, reflect and discuss with co-learners, experts and mentors. Authentic context which indicates how is connected to real life, putting learners through complex real life setting. So not a key element. Authentic e-learning की जब आप बात करते हो तो कौन सा जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। ये असेसमेंट की बात आ गई, बाकी ऑथेंटिक लर्निंग की बात चल रही है। ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट, ऑथेंटिक टास्क और आपका ये रिफ्लेक्शन। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट स्वयं? स्वयं के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं वो आपसे पूछा। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू सप्लीमेंट द फॉर्मल, नहीं सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ओनली एट हायर एजुकेशन नहीं है ना, अगर सप्लीमेंट है भी तो ये तो 9th क्लास से है, 9th से ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। ओके, तो ओनली तो गड़बड़ हो गया। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू सप्लीमेंट द फॉर्मल एजुकेशन इन कंट्री फ्रॉम हाई स्कूल टू हायर एजुकेशन, ये ठीक है। देन है यूजीसी इज द एनसी फॉर डेवलपिंग नॉन टेक्नोलॉजी, एनसी मतलब नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर डेवलपिंग नॉन टेक्नोलॉजी पीजी कोर्सेज इन स्वयं प्लेटफॉर्म, नॉन टेक्नोलॉजी पीजी कोर्सेज। ओके, यूजीसी हैज ऑलरेडी इश्यूड द यूजीसी यानी कि रेगुलेशन 2016 एडवाइजिंग द यूनिवर्सिटीज टू आइडेंटिफाई कोर्सेज वेयर क्रेडिट्स बी ट्रांसफर्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फॉर कोर्सेज डन ऑन स्वयं। तो ये बात ठीक है जी। तो देखो ये तो ओनली तो गलत हो गया, तो फर्स्ट तो गलत हो गया लेकिन फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है जी। आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक सेकेंड। एनईपी 2020 में 10+2 सिस्टम को रिप्लेस किया नए स्ट्रक्चर ने। सो क्या रहेगा? 4+3 5+3+3+4। ये तो देखते ही समझ आ जाना चाहिए आपको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन असेसमेंट टूल? तो गूगल फॉर्म, असेस फॉर्म, ओके, सर्वे मंकी, कहूत और जी मीट। तो आंसर आपका जी मीट हो जाएगा। ओके, गूगल फॉर्म पे भी आप असेसमेंट कर सकते हो। अच्छा, जी मीट फिर है किसके लिए ये बताना, अगर ये ऑनलाइन असेसमेंट टूल नहीं है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ मोबाइल लर्निंग? फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस, स्मॉल स्क्रीन साइज, इजी एक्सेस टू मटेरियल, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो लिमिटेशन पूछा है, सो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, देन इजी एक्सेस भी है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मॉल स्क्रीन साइज एक लिमिटेशन हो सकती है। आंसर बी हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ 5E कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग साइकिल। एंगेज से लेके इवेल्युएट तक जाना है अपने को। इवेल्युएट, इलेबोरेट, एक्सटेंड, ये तो ठीक है, सब में ही सेम दे दिया। सो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, या एक्सप्लोर यानी इन्हीं तीनों को आपने घुमा रखा है। आंसर फर्स्ट रहेगा, एंगेज, एक्सप्लोर एंड देन एक्सप्लेन। फिर उसको एक्सटेंड करो या इलेबोरेट करो एंड देन इवेल्युएट। Which of the following statement is correct about drill and practice type of computer assisted instruction? drill and practice बार बार करना ठीक है। then है information is presented in small units followed by a question. The responses of learners are analyzed by computer and appropriate feedback is given. Okay, it provides opportunities for students to repeatedly practice the skills that have previously been presented and that further practice is necessary for mastery. It provides an approximation of reality that does not require the expense of real life or its risk. It helps learner develop specific problem solving skills and strategies. So drill and practice पूछे, आंसर बी रहेगा जी। ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है वापस से रिपीटेडली प्रैक्टिस करने की। ओके, कि वो स्किल्स जो पहले भी हो चुकी है उनको भी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मास्टरी लर्निंग के लिए। तो बी रहेगा।
Which of the following information of an individual is categorized under behavioral data of privacy sensitive information? सो प्राइवेट भी हो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, सो इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल की उसको हम बिहेवियरल डाटा के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं? उसकी लोकेशन, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, उसके फैमिली मेंबर और उसकी ऑनलाइन परचेज। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो उसकी ऑनलाइन परचेज है बिहेवियरल डाटा के अंडर आप जो है उसमें कैटेगराइज कर सकते हो कि उसने क्या चीजें परचेज की हैं, उस हिसाब से ही फिर रिकमेंडेशंस आती हैं। In which of the following teacher education paradigm where the content of teacher education program largely based upon the self-perceived needs and concerns of prospective teachers? तो सेल्फ परसीव्ड नीड्स की बात हो रही है टीचर एजुकेशन में, तो पर्सनैलिटी की बात हो रही है ना, पर्सनैलिस्टिक पैराडिग्म रहेगा भाई इसका आंसर। ओके, बी। Which of the following statement is or are incorrect about the broad principle that should inform and enterprise teacher education as mentioned in NCTE 2009? So teacher education integrative है, eclectic है. Teacher education is to be built from particular school of philosophy and psychology. Teacher education as a prescriptive endeavor, or teacher education is to empower the teacher to relate himself or herself on changing context. So आप बताइए कौन सी चीज जो है वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स। इनकरेक्ट पूछा है जी, सही नहीं पूछा, ये चीज भी ध्यान रखनी है आपने। सो डी आंसर रहेगा जी, फर्स्ट एंड फोर्थ गलत है। प्रिस्क्रिप्टिव ठीक है और पर्टिकुलर फिलोसफी से रिलेट करती है, वो भी ठीक है। ओके, बाकी दोनों जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे। Which of the following statement is or are correct about continuous professional development of teachers जो NEP 2020 में mention है? CPD की बात हम कर रहे हैं। It will be offered both face to face and online mode. Online platform to be developed for teachers to share ideas and best practices. Each teacher will be expected to participate in at least 50 hours of CPD every 5 years. अगर आप 50 ध्यान रख रहे थे और आपने ईयर का नहीं फोकस किया तो हो सकता है आप जल्दबाजी में इसको सही कर दें। तो हर 5 साल में नहीं, हर साल में 50 घंटे की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया जी। तो 3 ही सही होने थे, तो यहाँ से एक गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली फिर 1, 2 एंड 4 वाला आपका सही हो जाएगा। यानी इट शुड कवर लेटेस्ट पेडागोजीज रिगार्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी। सही है, अच्छी बातें। ओके, Which of the following statement is incorrect with respect to the idea of reflection in professional practices by Donald Chichon? So professional practice जो है वो complex है, unpredictable है, messy है. Professional practice require professionals to draw on both practical experience and theory, need to act both intuitively and creatively. Then professional practitioners need to employ technical रैशनैलिटी टू बी सक्सेसफुल। तो आप इंट्यूटिवली नहीं जाओगे, सारी चीजें गलत पूछा है आपसे तो। अच्छा ओके, इनकरेक्ट पूछा है भाई आपसे। सो इनकरेक्ट में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी 3 स्टेटमेंट ठीक होनी है ना। सो इनकॉम्प्लेक्स है, अनप्रिडिक्टेबल और मैसी है, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस दोनों पे फोकस करेगी, प्रैक्टिकल पे और आपकी थियरी पे भी। और प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स जो है वो इंट्यूटिवली और क्रिएटिवली एक्ट करें ताकि बेटर तरीके से वो परफॉर्म कर पाए। सो डी गलत हो जाएगा जी, डी आंसर रहेगा आपका। कहाँ गया? डी, ठीक है। सो टेक्निकल रैशनैलिटी की जरूरत नहीं होती सक्सेसफुल होने के लिए प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर को। प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर इज फॉर एक्शन रिसर्च। Okay, which of the following statement is or are correct about the criteria of professionalism? Professions does not provide an important public service. उल्टा है, प्रोवाइड करते हैं ये इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस, इसीलिए प्रोफेशन बोल रहे हैं उसको। Professions involve a theoretical as well as practical grounded expertise. Professions never calls for expression in a code of practice. Professions require organization and regulation of purpose of recruitment. Professional practitioners require a high degree of individual autonomy. ओके, करेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट तो गलत लग रहा है जी, डज नॉट प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट पब्लिक प्रैक्टिस, ये गड़बड़ है। दूसरा फॉर श्योर सही है, तो पहला गलत हो गया, तो यानी पहला ही गलत है सिर्फ। तो 2, 3, 4 और अच्छा ये गलत हो गया, तो 2, 4, 5 या 2, 3, 4 कौन सा आंसर आपका रहेगा? यानी 2 और 4 तो ठीक है, 3 और 5 में से देख लीजिए। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स को हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की जरूरत है, या फिर प्रोफेशन नेवर कॉल्स फॉर एक्सप्रेशन।
नहीं, एक्सप्रेशन तो होता है ना, तो आंसर आपका डी रहेगा, 2, 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड गलत है। Which of the following, which of these is or are correct statement in context of Gandhi's basic education? Okay, ये I think मैंने चेंज किया था क्या इसका आंसर? वेट, Gandhiji's breaking away from tradition presented the idea that basic school should self-supporting. ये बात ठीक है, self supporting होने चाहिए in terms of food and clothing. Okay, teachers generally did not teach craft work. Okay, children and youth have a lot of attraction towards creative work. और approach of secondary school is limited. सो अप्रोच लिमिटेड नहीं है जी, ये बात तो फॉर श्योर गलत है। आंसर आपका सी रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही रहेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो क्रिएटिव वर्क की तरफ छोटे बच्चों में या जो यूथ है उनमें अट्रैक्शन रहती है, तो इसलिए वो चीज़ रहेगी। टीचर्स नहीं जनरली टीच कर रहे हैं क्राफ्ट वर्क, उसके लिए शायद स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे जो स्किल्ड पर्सन है। और गांधी जी जो है वो ब्रेक अवे कर रहे हैं ट्रेडिशन को, क्योंकि उन्होंने एक बेटर आइडिया प्रेजेंट किया है। The role of teacher is to provide variety of learning situation to learner, ensure certain group of children are engaged. Certain group क्यों? सब लोग होने चाहिए ना। Discourage student learners to compare, debate, share and learn from each other. Discourage थोड़ी करेगा टीचर है तो। ओके, प्रोवाइड हेल्प ओनली इन फॉर्म ऑफ स्कैफोल्ड्स। तो देखो दो ही चीजें ठीक बतानी है अपने को, प्रोवाइड वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन ठीक है, स्कैफोल्डिंग भी ठीक है, ओनली थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बट डिस्करेज तो फॉर श्योर नहीं करेगा, और इंश्योर करेगा कि सर्टेन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन लर्निंग एक्टिविटी। सारे ग्रुप्स होने चाहिए, सो आई थिंक फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ जा सकते हैं। ओके, क्योंकि सर्टेन ग्रुप्स की तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, स्कैफोल्ड से सिखा दे, यानी थोड़ी हेल्प करे, बाकी बच्चे खुद सीखें। ओके, which of the following is true about the teachers as national mentoring mission mentioned in national education policy 2020? तो देखो अब national policy से related different type के questions आने लगे हैं deeper level पे, तो आप पढ़िएगा इसको अच्छे से। These teachers will provide only short term support. They will help in development of policies at university level. The teachers who will have fluency in Hindi and Sanskrit will be preferred. Only retired teachers and outstanding senior faculty will be selected as the part of मिशन। सो नेशनल मेंटोरिंग मिशन है, मेंटोर करने के लिए हम डी ऑप्शन पे जाएंगे, रिटायर्ड टीचर्स को या सीनियर फैकल्टी को लेके आएंगे। Below are two statements. Read them carefully and the correct answer with the help of given options. Statement 1, teacher has to recognize that learners in schools no more need a teacher as a source of knowledge. Okay, teacher need to recognize himself or herself as a professional endowed with necessary knowledge, attitude, competence, commitment, यानी ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है जी, दूसरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। सो दोनों ही स्टेटमेंट अच्छी हैं कि सिर्फ टीचर जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज ना बन के रह जाए, और दूसरी स्टेटमेंट तो मतलब हद से ज़्यादा अच्छी है कि वो अपने आप में नॉलेज, एटीट्यूड, कॉम्पिटेंस सारी चीज़ें होनी चाहिए टीचर में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009 ट्रू है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर्स? फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ टीचर्स, मतलब भरो वैकेंसीज, बात तो ठीक है। प्रोहिबिटिंग प्राइवेट ट्यूशंस, हाँ प्राइवेट ट्यूशंस प्रोहिबिट, अच्छा सही है ये स्टेटमेंट तो, ठीक है। प्रोहिबिटिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर ऑल नॉन एजुकेशनल पर्पज, अगर आपने आरटीई एक्ट पढ़ा है तो हमें इतना पता होगा कि ऑल नहीं है, एक्सेप्शन दे रखे हैं कि सेंसस में, पॉपुलेशन सेंसस में ड्यूटी लग सकती है, डिजास्टर के टाइम ड्यूटी लग सकती है, और इलेक्शंस। सो ये 3 एक्सेप्शन भी हैं। इसके अलावा किसी नॉन एजुकेशनल पर्पज के लिए डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो बचता भी कुछ नहीं है इसके अलावा, तो यही सब कुछ आ गया, तो ये गलत है जी। ठीक है, ये गलत है। अगर 3 स्टेटमेंट ठीक होनी है तो 1, 2 एंड 4 पे जाएंगे हम। सेटिंग क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग नॉर्म्स फॉर टीचर्स इन ऑल स्कूल, सही बात है। तो 1, 2 एंड 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following actions should a teacher take while teaching the out of school children? तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, टीचर क्या एक्शन ले सकता है? विजिट हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग एनुअल सर्वेज टू मोटिवेट पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी अडॉप्ट कर लो ताकि मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी रहे। प्रिपेयर अ सेंट्रलाइज्ड करिकुलम फॉर बेनिफिटिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑफ ऑल सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, और administering standardized assessment tools so that standard of all the students can be checked.
तो जब टीचर जा रहे हैं हाउस होल्ड सर्वे पे तो आप उनको एनकरेज करो पेरेंट्स को कि बच्चों को स्कूल भेजो, ये पॉइंट सबसे सही है। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी अपना लेना कोई पॉइंट नहीं है, ना ही सेंट्रलाइज्ड करिकुलम रहेगा, बिकॉज सेंट्रलाइज्ड में या फिर पर्सनलाइज्ड चीजें तो नहीं हो पाएंगी। ओके, तो ए आंसर रहेगा। टीचर्स आइडेंटिटी इज व्यूड एज फिक्स, एंटेक्ट, नेगोशिएटेड, रिलेशनल। सो इनमें से कोई भी एक चीज नहीं आएगी, बाकी हैं। आंसर बी हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिक्स नहीं होती है, टीचर की आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल देखी गई है। National Education Policy 2020 has proposed a new teacher education program, namely Integrated Teacher Education Program यानी ITEP. It talks about the total number of कितने courses as per school stage specialization. तो ये 12 courses recommend करते हैं जी, डी आएगा आंसर। Which Education Commission stated citizenship in democracy is very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to carefully trained। तो ये बात किसने बोली है? सिटीजनशिप की बात हो रही है, शुरुआत में बात बोली गई है, तो आंसर इसका बी रहेगा। ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बोली और वो सिटीजनशिप पे फोकस भी कर रहे थे कि हमें ये क्वालिटीज डेवलप करनी है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनपीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964, कोठारी कमीशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? रिपोर्ट एम्स टू हैव इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। ठीक है जी स्टेटमेंट। द रिपोर्ट एम्फसाइजेज ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ए आंसर क्यों दे रखा है, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं। ऑफिशियल आंसर की में आपकी में ए दे रखा था, बाद में चैलेंज हुआ और नहीं हुआ वो आई डोंट नो, बट सही तो नहीं है। दूसरी तो सही है जी, गलत तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट, सी आना चाहिए। ओके, पर मैंने यहाँ पे ए ही लिख के रखा है ताकि आपको रहे कि हाँ ठीक है, आपके ऑफिशियल में ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फेसिस ऑन कॉमन एंड नेबरहुड स्कूल्स। ये तो नाम देखते ही याद आना चाहिए कि कोठारी कमीशन के टाइम की बात है। अगर कोठारी कमीशन नहीं दे रखा तो पहली एजुकेशन पॉलिसी की बात आ जाएगी 68 की। ओके, देन है, अच्छा आंसर तो वैसे यहीं से ही आ गया देखो। ठीक है, देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी, ये बात किसने बोली है जी, वो बतानी है। ओके, एज सच की सारे ही बोलते हैं ये बात, तो ठीक है। देन है establishing clear distinction between knowledge and information, so knowledge and information में clear बता दिया। देन है advocacy of cooperative learning in place of competitive learning, tenure track based promotion system। तो देखो एज सच तो नहीं हमें ध्यान कोई चीज, बट आंसर इसका बी ही मिलेगा पक्का। ठीक है, सो आंसर आपका यहीं से ही सोल्व हो रहा था, बाकी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत थी नहीं आपको, क्योंकि हम फोर श्योर हैं कि नेबरहुड स्कूल्स, कॉमन एंड नेबरहुड स्कूल्स की बात जो है वो फर्स्ट पॉलिसी में हुई है, जो कि कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, स्ट्रेंथनिंग की ये बात बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं जो स्कूल एजुकेशन 1988 का था उसकी पॉलिसी के ऊपर, यानी जो आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था। देन है आपका क्लियर डिस्टिंक्शन की बात हो रही है, तो वो क्लियर डिस्टिंक्शन ये आपका एनसीएफ 2005 कर रहा है। एडवोकेसी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, तो ये बात ये बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव की जगह कोऑपरेटिव रखो, इसीलिए इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी। ओके, और ये टेन्योर ट्रैक बेस्ड प्रमोशन सिस्टम, ये बात एनईपी 2020 की है। ओके, सो अब ये ट्रैक बेस्ड सिस्टम तो ध्यान रख लो कि 2020 में हुआ है, बाकी रटने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फुल फॉर्म क्या है एबीसी की? इजीएस्ट क्वेश्चन अगर कोई दे सकता है तो पेपर में, सो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सी रहेगा जी। The National Commission on Teachers envisioned the new teacher as one who would communicate to the pupil on the need for a scientific attitude, the importance of for national integration and unity आ जाएगा, the need for being successful by scoring higher marks, the need for commitment to excellence in standards of work and action. So commitment रहे, then successful by scoring, need for being successful, वुड कम्युनिकेट, ये तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे हम तो कमिटमेंट, एक्सीलेंस, अपने काम पे फोकस, उस पे फोकस करेंगे, तो बाकी तीन ठीक है जी, तो 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा।
All India Survey of on Higher Education published by NCTE, Annual Status of Education Report published by Ministry of Education। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं जी, ठीक है, डी आंसर रहेगा आपका। याद रखना है आपको, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पब्लिश करती है, और जो एसर है, ASER, ठीक है, ये वाली रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक, प्रथम, तो एक एनजीओ है प्रथम, वो ये जो है रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय प्रथम। Which of the following concern is emphasized in the National Policy for Children 1974 under ECCE? So early childhood care and development की थी ये, early childhood care education की बात हो रही है ये। So to provide maternal and child health services through primary health centers and sub centers, फ्री बाइसिकल देना, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हो रही, छोटे बिल्कुल छोटे बच्चों की। सो पॉवर्टी लाइन का और बाइसिकल का क्या लेना देना है? ओनली गवर्नमेंट कैन रन बालवाड़ीज, ओनली का क्या पॉइंट बनता है, ठीक है। ऑल्दो डे केयर सेंटर्स तो प्राइवेट भी होते हैं। प्रोविजंस फॉर मिड डे मील टू प्री प्राइमरी, मिड डे मील तो बहुत बाद में आया है, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। हु इंट्रोड्यूस द ह्यूमन कैपिटल थियरी, किसने इंट्रोड्यूस की है? एडम स्मिथ, प्लेटो, महात्मा गांधी, थियोडोर शील्ड्स। तो आपको आंसर याद होगा, डी इसका सही आंसर रहेगा। Last question for today, what is the percentage of gross enrollment ratio has been targeted by 2035 in NEP 2020? So NEP 2020 में ये रेशियो, जिसने NEP की वीडियोस देखी है, मैंने करवा रखा है, 1000 बार करवा रखा है, आंसर आपका बी हो जाएगा जी। ओके, सो ये हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्वेश्चन पेपर जी। एक जो पुराना पेपर है 2016 का JKPSC वालों का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, एंड आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। जितने भी PYQs में क्वेश्चन है, भले ही आपके सिलेबस में कोई चीज़ मेंशन है, नहीं मेंशन है, भले ही आप जो है TGT नहीं, PGT की या एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, भले ही नेट की तैयारी कर रहे हो, ये सारे PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये JKPSC वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली ज़रूरी है, क्योंकि JKPSC यानी जम्मू कश्मीर का ही एक पेपर है ये, और वहीं पे होना है अभी PG 10+2 वाला भी, बट स्टिल तो आप ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सारे PYQs जो मैंने 5000+ PYQs की PDF प्रोवाइड किए, वो आपको करके जाने हैं। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.